ओके जी, सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्चुअली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ थ्री टॉपिक्स। वन इज़ genetic algorithm, then we will have an overview of transfer learning, and in the last we will see what do we mean by soft computing. ओके, तो ये एक्चुअली हमारे तीन जो है मेन टॉपिक्स हैं जो रहते थे इस कोर्स कंटेंट्स में। तो होपफुली वी विल कवर ऑल दिस थ्री in this lecture. Okay, great. So next, the first one is like genetic algorithm. So actually, this technique is actually taken from evolutionary computation. ये एक अलग से जो है हमारे पास कंप्यूटेशन के कुछ एक फील्ड है which is basically inspired from biological evolution. Okay, means like जिस तरह एक biological operations या biological entities जिस तरह evolve करती हैं, जिस तरह improve करती हैं अपने आप को, तो वही जो concepts हैं, वही rules and regulations actually they want to replicate into the computation process. So that like you can improve the hypothesis and you can actually come up with the good solutions. Okay, इसके अंदर नॉर्मली जो है अप्लाई किए जाते हैं प्रोबेबिलिस्टिक जो अप्रोचेस हैं, ठीक है, या जो है सर्च ऑपरेटर्स जो हैं उनको अप्लाई किया जाता है ऑन द hypothesis. And actually the main motive is like through this kind of biological inspired evaluation process, you may come up with the best hypothesis available to you. And when the best hypothesis is selected, so you say like, okay, this is the fittest solution I may get from the from all the available options I have. Okay. So ओके, सो इसके बाद जो जेनेटिक एल्गोरिथम है इसका जनरल प्रोसीजर क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू like introduce population. We have to create actually population of all the hypotheses known to us. Okay, एक कलेक्शन हम क्रिएट करते हैं हाइपोथेसिस को जिसको हम कहते हैं करंट पॉपुलेशन. ठीक है, इनिशियली इन द स्टार्ट वी क्रिएटेड द फर्स्ट पॉपुलेशन. फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं, कुछ एवेल्युएशन फंक्शंस एक्चुअली हम अप्लाई करते हैं so that we can find fit some fit current hypothesis. Okay, और उन जो फिट करंट हाइपोथेसिस है जो वो वाले हाइपोथेसिस को हम फिट कहेंगे एक्चुअली विच passes the evaluation criteria. जो वो क्राइटेरिया पास करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिट हाइपोथेसिस हैं आउट ऑफ ऑल द एंटिटीज अवेलेबल इनटू द प्रीवियस पॉपुलेशन. ओके, और उन फिट हाइपोथेसिस को हम उठा के उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं सो दैट वी कैन जनरेट एंड टेस्ट न्यू हाइपोथेसिस. ओके, तो ये जो है इसका जेनेरिक वर्क फ्लो है, मींस ये तीन जो स्टेप्स हैं ये नॉर्मली इसके अंदर जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं. Okay, so this is actually the pictorial representation of all these things I have said. Okay, first of all, what we have the initial population over here. Okay, फिर उसके बाद जो है हमारे पास क्या होगा कि वी एक्चुअली अप्लाई, वी डू सिलेक्शन. जितनी भी हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन होती है हाइपोथेसिस की, उसके ऊपर हम उनमें से कुछ हाइपोथेसिस की सिलेक्शन करते हैं, और वो जो सिलेक्टेड हमारे पास हाइपोथेसिस होंगे वो क्या होंगे, वो दोज विल बी द फिटेस्ट वन, मींस जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होंगे अमंग ऑल द अवेलेबल वंस. उनको हम थ्रू एवेल्युएशन प्रोसेस
क्राइटेरिया हम उनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे और देन वी विल सेलेक्ट दोज वंस, दोज फिटेस्ट वंस टू फॉर द फर्दर प्रोसेस। फर्दर प्रोसेस में क्या आएगा कि जो हाइपोथेसिस हमने सेलेक्ट किए हैं इन द सिलेक्शन प्रोसेस, we will form the pairs, okay, and on those pairs we will apply two operations, crossover and mutation। इन दो ऑपरेशंस के बाद एक्चुअली जो हमारे पास ओरिजिनल जो आइडेंटिटी होती है इसकी, हाइपोथेसिस की, इन स्ट्रिंग्स की एक्चुअली, तो वो मॉडिफाई होके हमारे पास कोई नई स्ट्रिंग्स बनती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सक्सेसर्स। ठीक है, सक्सेसर्स आर एक्चुअली मॉडिफाइड वर्जन्स ऑफ देयर पेरेंट्स। और ये जो मॉडिफिकेशन आती है, दीज आर एक्चुअली दीज कम ऑन द बेसिस ऑफ इन द रिजल्ट ऑफ एक्चुअली दीज टू ऑपरेशन, क्रॉस ओवर और एंड म्यूटेशन। एंड इसके अंदर नॉर्मली समटाइम्स जो है रिप्रोडक्शंस भी यहाँ पे रेफर की जाती है। एक्चुअली रिप्रोडक्शन इज लाइक द इस सारे प्रोसेस को आप इन जनरल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। और इसके अलावा एक और बात नोट कर लें कि जो हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स होती हैं लाइक दीज वंस, तो ये एक्चुअली दीज आर आपके पास जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस, जैसे आप जो है कहते हैं इन जनरल वर्ड्स की कोई भी चीज़ आप रेफर करते हैं कि द एप्पल इज रेड, लेट्स सपोज, एंड द शेप इज राउंड और समथिंग लाइक दिस, ओके। सो इन सब चीज़ों को पहले एक्चुअली इनकोड किया जाता है इनटू दिस न्यूमेरिकल काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स। दिस कैन बी लाइक फॉर द रिप्रेजेंटेशन 6, दिस कैन बी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन लाइक नंबर्स लाइक दिस, आर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स, ओके। तो हमारे पास हम डिजिटल और बाइनरी फॉर्म में जो है स्ट्रिंग्स होंगी, उनके ऊपर एक्चुअली हमने क्या करना होगा, ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। ठीक है, सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस होते हैं, जिसको हम जैसे डिक्लेरेटिव लैंग्वेज में डिक्लेयर करते हैं, उनको पहले हमने इनकोड करके किसी एक फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, ओके। Now, this is actually the workflow of this algorithm. Like when we begin, so initially what we have to populate all the hypotheses available to us, means we have to encode them and we have to put all the current hypotheses available to us into the initial generation, okay। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि पॉपुलेशन इनिशियलाइजेशन हम करते हैं। फिर आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, अब इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि जितनी भी हमारे पास ये हाइपोथेसिस क्रिएट हुए हैं टू रीच टू सम कंक्लूजन, ठीक है, मींस इन ये जो एंटिटीज अवेलेबल हैं, इनको यूज करके हमने क्या करना है, एंड रिजल्ट्स गेन करना है। नाउ द थिंग इज कि ये जितने भी हमारे पास assumptions हैं, लेट्स सपोज these all will be not fruitful, okay। So the idea is कि अगर तो हम इन सब को यूज करें, maybe out of these entities few may be very helpful to conclude something, or maybe lots of the entities present there, they are not beneficial to us, okay। They are not that much influential to conclude something, to generate results। तो अगर तो हम इस तरह की entities को भी let's suppose हम further use करते हैं एक pipeline के अंदर results generate करने के लिए, तो maybe सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक तो ये होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड कि कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। एंड समटाइम इट हैपन्स कि इस तरह के जो बैड मतलब या तो जो है मे बी वो यूजफुल ना हो, या समटाइम इस तरह भी होता है कि कुछ अगर इस तरह के हमारे पास एजम्पशंस मौजूद हों जो कि सारे प्रोसेस को एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हो, तो उससे रिजल्ट्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमारा आइडिया ये होगा कि हम इन इनिशियल एजम्पशंस में कुछ ऐसे एजम्पशंस को पॉइंट आउट कर लें, प्रोसेस करके ऐसे एजम्पशंस को पॉइंट आउट कर लें जो कि रिजल्ट जनरेट करने में हमारी सबसे ज़्यादा मदद कर सकें।
ठीक है, और बाकियों को हम डिस्कार्ड कर सकें। तो इससे हमें ये फायदा होगा कि कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी भी कम होगी, और लेट सपोज अगर एडवर्सेरियल इफेक्ट आ रहा है दोज अनयूजफुल एंटिटीज का, तो वो भी खत्म हो जाएगा। सो इस प्रोसेस को ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसको हम कंप्यूटेशनल जो हमारे पास वो फील्ड है एवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन की, this is actually the collection of different biological inspired algorithms। तो उन biological inspired algorithm में से कोई एक को हम लेके यहाँ पे implement करके ये जो है process complete कर सकते हैं, ये selection वाला, कि हमारे पास fittest जो के results के ऊपर या सबसे बेहतर रिजल्ट जनरेट करने में जो एंटिटीज, जो assumptions यूजफुल हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर सके। आउट ऑफ दोस वन इज जेनेटिक एल्गोरिथम। तो जेनेटिक एल्गोरिथम में हम पहले क्या करते हैं कि पॉपुलेशन को, assumptions को इनकोड करके पॉपुलेशन इनिशिएट करते हैं, और उसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं, ये फर्दर ये वाला प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करते हैं कि आउट ऑफ दिस इनिशियली जनरेटेड पॉपुलेशन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जनरेट another generations, okay, in which we can actually select fewer best possible जो हमारे गुड रिजल्ट जनरेटर जो होते हैं वो हम सेलेक्ट कर सकें। तो ये सिलेक्शन किस तरह होगा, एक्चुअली वी हैव टू पास दिस all these populations, जितनी भी हमारे पास स्ट्रिंग्स होंगी या जिसको हम assumptions कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं, उनको वन बाय वन इवैल्यूएशन प्रोसेस से हम गुजारेंगे। एंड दिस एवल्यूएशन प्रोसेस एक्चुअली हमने कोई एक थ्रेशोल्ड्स वो होगी, ये एक फंक्शन होगा, एक स्पेसिफिक कोई फंक्शन होगा जिसको इनपुट में हम ये हाइपोथेसिस स्ट्रिंग देंगे, और वो हमें आउटपुट में एक स्कोर कैलकुलेट करके देगा। तो वो स्कोर, उस स्कोर के ऊपर हम थ्रेशोल्डिंग करेंगे कि इस थ्रेशोल्ड से अगर नीचे रिजल्ट किसी हाइपोथेसिस का जनरेट होता है, फिटनेस फंक्शन उसका स्कोर, एक हाइपोथेसिस का जो फिटनेस स्कोर है वो इस थ्रेशोल्ड से कम है, तो इट विल बी कंसीडर एज बैड वंस, ओके, और उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। एंड दोज हाइपोथेसिस हु हैव लाइक बेटर फिटनेस स्कोर्स देन द थ्रेशोल्ड, तो उसको सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे फर्दर जो है इस प्रोसेस के अंदर हम उसको फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। नाउ आउट ऑफ दैट कि आप जब आपने ये फिटनेस असाइनमेंट कर ली एंड यू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से हाइपोथेसिस हैं जो इनिशियल पॉपुलेशन के अंदर फिटनेस एवल्यूएशन क्राइटेरिया को जिसने पास किया है, तो फर्दर उसके ऊपर आप जो है कंडीशनल मींस एक चेक लगाते हैं कि लेट्स सपोज के लेट्स सपोज एक सर्टेन कंडीशन रीच होती है, सो यू वांट टू स्टार्ट मींस यू हैव एक्वायर्ड योर रिजल्ट्स, जिस तरह के रिजल्ट्स आपको चाहिए थे वो आपको मिल गए हैं, सो फर्दर प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। सो दोज काइंड ऑफ इफ दैट क्राइटेरिया इज मेट, सो यू वांट टू स्टार्ट, and if it is not met, so what you do, you want to reproduce like newer generations. And how these newer generations will be reproduced, like through the process of crossover and mutation. So what is actually very much beneficial, and why this algorithm, specifically this algorithm, is very much popular, बिकॉज के हमारे पास जो बायोलॉजिकल सिस्टम से इंस्पायर्ड एल्गोरिथम्स हैं, नॉर्मली दे हेल्प अस टू सेलेक्ट लाइक द वेरी गुड सॉल्यूशंस एंड मेक द प्रोसेस रोबस्ट, ठीक है। इस आइडिया को हम क्या कर सकते हैं, एक बड़े एल्गोरिथम के अंदर इम्बेड करके हम जो है बेस्ट पॉसिबल उसकी रिजल्ट्स निकालने में जो फीचर्स होते हैं या इस तरह की जो ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेसेस हैं उसके अंदर इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। and these algorithms actually like GA they can
create, they can simplify the complex hypothesis available to us. So means जिस तरह के already I have discussed कि initial जो population है उसके अंदर हमारे पास multiple hypotheses are there, and if we consider all those hypotheses while calculating the results, so it is possible कि जो एक तो एल्गोरिथम डिजाइन करने की जो कम्प्लेक्सिटी है वो आएगी, दूसरा कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी आएगी, ठीक है। फर्दर फिर इस तरह के हमारे पास जो ह्यूज डेटा हो, लेट सपोज, उसके ऊपर हम प्रॉपरली उनको हैंडल नहीं कर सकते। ये तो डिफरेंट टाइप्स की कम्प्लेक्सिटी क्वेश्चंस रेज होते हैं, तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह के जो है सिलेक्शन या ऑप्टिमाइजेशन टाइप्स के ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम्स एक्चुअली हम यूज करके एक प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और तीसरी हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इस तरह के प्रोसेसेस को हम पैरेललाइज कर सकते हैं, ठीक है। कि लाइक दिस एल्गोरिथम, लाइक व्हेन यू डू द फिटनेस, I mean the crossover or mutation process, or before that, like if you want to calculate the fitness algorithms, so whole process को you can actually parallelize is by creating different threads, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, हार्डवेयर की यूटिलाइजेशन जो है उसको प्रॉपर कर सकते हैं, और जो वो है इस प्रोसेस को आप जो है फास्ट कर सकते हैं कि आपके पास रिजल्ट्स जल्दी आ जाएंगे। और कंप्यूटेशनल, ऑब्वियसली इफ वी कैन पैरेललाइज समथिंग, तो अगेन द हमें जो एडवांटेज मिलेगा दैट विल बी द जो कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी है वो कदरे कम हो जाएगी। now जो जेनेटिक एल्गोरिथम के लिए जो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, सो दीज आर द फ्यू पैरामीटर्स लाइक which we shall consider when we are dealing with the genetic algorithm. First of all, fitness. You have to I mean like function, you have to define a function which evaluates how good a hypothesis is, okay। Then the thing is the fitness threshold you have to set, कि minimal acceptable hypothesis means जो fitness score आएगा that should be up to mean a certain level, तब जाके उसको accept किया जाएगा, उस specific hypothesis को accept किया जाएगा। Then we have like initially the size of the population which you are defining, this shall be known to you, you have to provide that one as well. And the other R and M, like R is fraction of population to be replaced, and M is the mutation rate. So this is actually few hyper kind of, you may say, for this algorithm this serves as a hyperparameter to implement genetic algorithm. Now let's see one by one, like these hyperparameters are or all the functions जो different components हमने genetic algorithm के process के अंदर discuss किए, उनको one by one check करते हैं, what do they mean in depth. So first of all हमने बात की थी fitness की. Fitness is actually a very important thing in genetic algorithm. So ये जो fitness है एक जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, व्हाट इज क्रोमोसोम एक्चुअली, जो मैंने कहा था इनिशियली कि इनकोड करके हम हाइपोथेसिस को डिजिटल मींस न्यूमेरिक फॉर्म में जो कि इनकोड करते हैं, वो जो स्ट्रिंग्स जनरेट होते हैं दोस आर कंसीडर एज क्रोमोसोम्स, ठीक है। एक सिंगल स्ट्रिंग जो होगी दैट विल रेफर टू अ सिंगल क्रोमोसोम। तो एक पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं which we define through the number of the size of population, ठीक है। जितने size of population होगा means let's suppose मैं size रखता हूँ 50, what does it mean कि उस population के अंदर 50 strings हैं, means 50 chromosomes हैं, ठीक है। तो ये जो fitness है actually this help us to select those the fittest chromosome which can be used to reproduce the next generation. And normally fitness को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये एक फंक्शन एक्चुअली होता है
विच आइडेंटिफाइज के सर्टन जो हमारे पास क्रोमोसोम है वो रिजल्ट के ऊपर किस तरह असरअंदाज हो रहा है, हाउ वेल एक्चुअली इट हेल्प अस टू फाइंड आवर गोल, टू फाइंड आवर रिजल्ट, और उसके अकॉर्डिंगली उसको फिर जो है वो फंक्शन जो है फिटनेस जो है नंबर असाइन, फिटनेस स्कोर असाइन करता है। फॉर इंस्टेंस इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम सेट ये है कि यू हैव टू सॉर्ट द नंबर्स, सो फिटनेस ऑफ अ क्रोमोसोम, इससे हमारा क्या मकसद होगा कि एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम है वो नंबर की स्टार्टिंग के ऊपर, करेक्ट स्टार्टिंग के ऊपर जो है वो किस तरह असरअंदाज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट होती है। ओके जी, सो दिस वाज द फिटनेस एंड then let's suppose how can we represent a hypothesis? Okay, now for example, like there are different types of there is a problem in front of you, like you want to conclude that whether a certain body, a person has enjoyed a sport or not. Okay, and ये जो हमारे पास वो है कंक्लूजन है, it actually depends on different types of hypothesis. Okay, initially के मतलब ये है कि एक इंसान जो है स्पोर्ट को, एक लेट सपोज स्पेक्टेटर है, वो किसी स्पोर्ट को कब इंजॉय कर सकता है कि सर्टेन टाइप की इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड हो जाए। फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि अगर तो जो है एयर वार्म है लेट सपोज एंड means environment suitable है for that person to sit there to spend time, then he may be able to enjoy the sports. Okay, so this is actually the representation of a hypothesis. Okay, and now in the genetic algorithm, so we will actually come up with those sort of arrangements, जो फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि एंड रिजल्ट के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, उन कॉम्बिनेशंस को हमने फाइंड आउट करना है जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स प्रोवाइड करें। ओके, and this is actually a representation of a single hypothesis, means a single assumption. Hypothesis is alternative to assumption. Okay, if certain environment criteria is met, then you may say okay, we can conclude the desired result. So this was the fitness, the idea of fitness, like why do we need a fitness calculation in the genetic algorithm. नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस ओवर। ठीक है, फिटनेस से हमने आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल टू अस इन द इनिशियल पॉपुलेशन, उनमें से हमने आइडेंटिफाई कर दिए कि कौन कौन से क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जिनको मैं यूज करके नई न्यू जनरेशन एक्चुअली जनरेट कर सकता हूँ, and those selected chromosomes will be the best will be the best out of all the available ones in the initial population. Okay, तो मीन्स मकसद ये था कि फिटनेस के थ्रू हम बेस्ट पॉसिबल जो है क्रोमोसोम्स जो रिजल्ट के ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको सेलेक्ट करके आइडेंटिफाई कर लें ताकि फर्दर प्रोसेस के अंदर हम यूज कर सकें। अब हमारे पास फिटेस्ट क्रोमोसोम्स आ गए, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, स्ट्रेट फॉरवर्ड दो हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं। ओके, इफ वी जस्ट स्टिक विद द बेसिक्स, जो फर्स्ट है दैट इज क्रॉस ओवर। हम क्या करेंगे कि क्रॉस ओवर के अंदर कि जो वो हमारे पास फिट क्रोमोसोम्स आए थे, जो बैच आया था, उसमें से रेंडमली हम क्या करेंगे, मींस उनके पेयर्स बना लेंगे। ओके, लेट्स सपोज हमारे पास 10 क्रोमोसोम्स आए हैं, तो हम उसके 5 पेयर्स बना लेंगे। ठीक है, एंड देन
After pairing, what we will do, we will define a random point, ठीक है, कि इतने points के बाद if we have to perform the crossover operation. After defining that point, actually by using that point as an indicator, we can actually split the chromosome, divide the chromosome into two parts. Okay, and after that, what we can do, we actually have to combine the portion after that point, like we swap actually the portions of two chromosomes on each other. When this process is done, so we say that okay, crossover is completed, and then let's say कि हमारे पास जो है एक एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन हमारे पास जो है न्यू स्ट्रिंग्स बनती हैं, दो स्ट्रिंग्स बनेंगे, और उनकी जो अरेंजमेंट होगी उसके अंदर जो जीन्स होंगे उन क्रोमोसोम्स के अंदर, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंटल वंस. Okay, so this is actually the crossover process. And this is अब ये जो crossover है इसमें different types के crossover हमारे पास आ सकते हैं. Like the specific one जो अभी हमने discuss की, that is called single point crossover, because we selected a single point एंड आफ्टर दैट वी परफॉर्म, उस पॉइंट के बाद जितने जीन्स आ रहे थे उनके ऊपर हमने क्या किया, क्रॉस ओवर ऑपरेशन परफॉर्म किया, और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ, जो है नई क्रोमोसोम, न्यू क्रोमोसोम्स जनरेट हुए. ओके, सो दिस इज एक्चुअली द सिंगल पॉइंट क्रॉस ओवर. द अदर टाइप ऑफ क्रॉस ओवर्स आर टू पॉइंट क्रॉस ओवर्स एंड यूनिफॉर्म क्रॉस ओवर. ओके, टू पॉइंट क्रॉसओवर में हम क्या करेंगे कि ओके, टू पॉइंट क्रॉसओवर का कोई आइडिया दे सकता है ऑन द बेस ऑफ सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ? सर जिस तरह हमारे पास हमने इसमें अपनी ऊपर वाली स्ट्रिंग को सिर्फ दो उसमें डिवाइड किया है, लेकिन अगर हम नीचे वाले अगर एग्जांपल देखें तो उसमें हमने जो अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट से लेने के बजाय मिड से लिया है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, इस वजह से दो पॉइंट्स बन रहे हैं, तो हमारा ये टोटल जो है वो फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसे हम उसके 2 पॉइंट्स बने इसलिए हम इसे टू पॉइंट क्रॉस ओवर बोल. सही. और इसके अलावा एक थर्ड किस्म होती है यूनिफॉर्म क्रॉसओवर. उसका कुछ आइडिया है, कोई डिफाइन बता सकता है? तो उसमें हम यूनिफॉर्मली डिवाइड कर रहे होंगे कि हमारा यानी कि दो अगर ऊपर से ले रहे हैं तो दो नीचे से, दो ऊपर से, इस तरह से आई थिंक. ओके, अच्छा जी. सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस द टू पॉइंट क्रॉसओवर. जैसे इन्होंने कहा कि या जैसे इससे पहले हमने सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर में डिस्क्राइब किया कि सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर में हम जस्ट एक सिंगल पॉइंट आइडेंटिफाई कर देते थे कि आफ्टर दिस पॉइंट एक्चुअली वी हैव टू perform crossover operation on the available genes. But in here, actually, we define the starting point, first point, and after that, we define the last point, okay? End point. तो ये स्टार्ट और एंड पॉइंट के अंदर मींस दो पॉइंट हमने डिफाइन कर दिया, और उसके अंदर जितने जीन्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको हमने उनके ऊपर हमने क्या करना है, जो पेरेंटल दो क्रोमोसोम्स हैं स्वैपिंग परफॉर्म करनी है. एंड इन दिस वे एक्चुअली देयर विल बी रिजल्ट लाइक, एंड एज ए रिजल्ट हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के चिल्ड्रन क्रोमोसोम जनरेट होंगे. ठीक है, आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक दिस इज द स्ट्रिंग, लाइक मे बी कितने वो है डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेट्स सपोज आई गेस 11 जो है हमारे पास पॉइंट इनकोडिंग स्कीम यहाँ पे यूज हुई है. मींस हमारे पास जो क्रोमोसोम, लेट्स सपोज दिस इज द क्रोमोसोम 1 एंड दिस इज क्रोमोसोम 2, तो इनके अंदर
11 जो है हमारे पास पॉइंट्स हैं, जीन्स हैं. So first what I have to do in case of 2-point crossover, I have to select after 2 genes or 2 points, actually I have to start the crossover process. And then I have to define कि कितने तक किस जीन तक या किस पॉइंट तक मैंने क्रॉस ओवर ऑपरेशन परफॉर्म करना है. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट लाइक आफ्टर 2 जीन्स, एंड आफ्टर लाइक 3 4 5 6 7 सेवंथ जीन यू हैव टू स्टॉप. इन द मिडल जितना भी एरिया आ रहा है क्रोमोसोम का, उसको आपने उसके ऊपर आपने क्रोमोसोम क्रॉस ओवर ऑपरेशन परफॉर्म करना है. सो व्हाट यू डू कि जो आपके स्टार्टिंग 2 पॉइंट्स हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेफ्ट साइड पे हैं, उनको एज इट इज हमने रखा, उनमें कोई चेंजेस नहीं की. और जो एंड पॉइंट से राइट साइड पे हैं, ठीक है, ये भी एक्सक्लूडेड पार्ट हैं. जस्ट जो मिडल वाला है उनको आपस में स्वैप कर देंगे. ये जो 2 क्रोमोसोम है, इनका जो मिडल वाला पार्ट है दैट वी विल एक्चुअली स्वैप विद ईच अदर. तो हमारे पास इस तरह जो है एज ए रिजल्ट 2 डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोसोम जनरेट होते हैं, जिसको हम कहते हैं दीज आर द चिल्ड्रन क्रोमोसोम एंड जनरेटेड फ्रॉम दिस पेरेंट्स. एंड यूनिफॉर्म क्रॉसओवर में एक्चुअली यू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कि कौन सी जो है हमने इसको क्रोमोसोम को या जीन को हमने जो है वो स्वैप करना है, उसके ऊपर क्रॉसओवर ऑपरेशन परफॉर्म करना है या नहीं करना. एंड इन दिस वे एक्चुअली यू आल्सो डिफाइन के वेदर के ये जो इंसर्शन होगी जीन की दैट विल कम फ्रॉम द क्रोमोसोम 1 और क्रोमोसोम 2. ओके. So this was the क्रॉसओवर ऑपरेशन. क्रॉसओवर ऑपरेशन में हम क्या कर रहे हैं मेनली, अगर हम देखें, अगर इसको हम समराइज करें कि पेरेंट्स क्रोमोसोम के कुछ पोर्शंस आपस में स्वैप कर लेते हैं, ठीक है. और ये जो स्वैपिंग है इसको डिफरेंट फैशंस में कैसे कर सकते हैं, या तो सिंगल पॉइंट यूज करके, या 2 पॉइंट्स यूज करके, या यूनिफॉर्मिटी यूज करके ये स्वैपिंग हम परफॉर्म कर सकते हैं. इसके बाद ये है कि ये जो पेरेंटल लेट सपोज हमारे पास क्रोमोसोम है, जो ओरिजिनल क्रोमोसोम है, उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, न्यूअर वर्जन एक्चुअली बना सकते हैं इफ वी जस्ट डू अ सिंगल पॉइंट चेंजेस इन इट. अगर तो हम किसी क्रोमोसोम के एक सिंगल पॉइंट के, एक सिंगल जीन के अंदर भी चेंजेस कर लेते हैं, तो ओरिजिनली जो उसकी ओरिजिनलिटी है दैट विल बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है. एज ए रिजल्ट हमारे पास जो नई स्ट्रिंग आएगी दैट विल बी टोटली अ डिफरेंट क्रोमोसोम. तो ये चीज़ जो है हम न्यूअर या चिल्ड्रन जनरेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो क्रॉस ओवर ऑपरेशन है वो परफॉर्म करें, हम उसको म्यूटेट भी कर सकते हैं क्रोमोसोम को. म्यूटेशन में क्या करेंगे कि एक सिंगल जीन को, एक सिंगल बीट को क्या करेंगे, उसकी वैल्यू हम चेंज कर लेंगे, ठीक है. लाइक एक इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी कि आउट ऑफ ऑल द chromosomes, let's suppose, and out of all the bits available, so we actually, like, there will be a probabilistic model use karke you actually identify ke which one will be the parent, and actually in that specific chromosome, given chromosome, on which place, on which gene or on which digit actually you have to modify the bit. Okay, just आप उसकी वैल्यू को क्या करें, जो है चेंज कर लेते हैं, फ्लिप कर लेते हैं. और दिस इज, इफ वी सी इस डिफिनेशन को अगर हम देखें, तो दिस इज एक्चुअली अ unary operation. So that's why, like we say, in this we use a unary operator. Just you have to flip the bit of a parent chromosome. फिर इससे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा मेरा ख्याल है, क्योंकि सिर्फ हम एक बिट चेंज कर रहे हैं, बाकी बिट्स तो सेम ही है. देखिए समटाइम्स फर्क पड़ जाता है,
अगर तो हम बायोलॉजिकल जो इसकी फिलॉसफी है उसके ऊपर हम कंसंट्रेट करें, अगर तो हम बायोलॉजिकल जितने भी हमारे पास बीइंग्स हैं, ठीक है, उसमें अगर आपके एक भी जीन म्यूटेट हो गया, ठीक है, तो सारी आपकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, मीन्स आपका डीएनए चेंज, क्रोमोसोम और इसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है, और एज ए रिजल्ट टोटल न्यू एंटिटी क्रिएट हो सकती है। और अगर ये एक सिंगल मतलब बड़ा ही छोटी एक सिंगल पॉइंट चेंज हुआ है, बज़ाहिर ये कुछ नहीं लगता, लेकिन मे बी दिस चेंज कैन बी डेविस्टेटेड। तो अगर तो हमारे पास ये जो डीएनए स्ट्रिंग्स होती हैं, इसके सिंगल पॉइंट के अंदर भी अगर चेंज आ जाता है, तो या तो एज ए रिजल्ट कोई नई चीज़ जनरेट हो जाती है, या अगर वो रॉन्ग वो सिंगल पॉइंट म्यूटेशन जो है गलत जगह पे म्यूटेट हुई हो, तो वो डिजास्ट्रस होता है। बायोलॉजिकल इसके अंदर तो बहुत इसकी इंपॉर्टेंस होती है, उसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते। हाँ, अगर कंप्यूटेशनल ये जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड कंप्यूटर एल्गोरिथम्स हैं इसमें वो करें, तो मे भी लेट सपोज म्यूटेशन की ज़रूरत कहाँ पे पड़ सकती है। देखिए, आपने नई जनरेशन क्रिएट की है आफ्टर क्रॉस ओवर। अब आप देखते हैं कि क्रॉस ओवर से मतलब फिटेस्ट सोल्यूशन तो आपने सेलेक्ट कर लिए, लेकिन स्टिल मींस इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन उस हद की इम्प्रूवमेंट आपके पास नहीं आई जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो व्हाट यू डू कि मे भी आप उसके अंदर फर्दर ट्वीकिंग कर लें क्रोमोसोम्स के अंदर, और आप एक्सपेक्ट करें मींस एज्यूम करें कि आफ्टर दिस ट्वीकिंग मे बी आई कैन गेट सम बेटर रिजल्ट्स। ओके, तो जी। मे बी इस तरह जो है आप रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सके, तो उस टाइम इसकी इम्पोर्टेंस होती है। अच्छा जी, सो लेट्स टॉक अबाउट लाइक हमने डिस्कस कर लिया फिटनेस कैलकुलेशन, आल्सो हाउ वी कैन एक्चुअली रिप्रोड्यूस न्यू जनरेशन, और एल्गोरिथम के अंदर एक तीसरी चीज़ भी थी कि टर्मिनेशन क्राइटेरिया। So in genetic algorithm, like in any other algorithm, you also have to define a termination criteria. And what kind of criteria those can be? Like stop after fixed number of generations, means आप देख लें कि मतलब आप पहले से स्पेसिफाई कर लें कि ये एल्गोरिथम जो सिलेक्शन प्रोसेस है या जो जनरेशन न्यू पॉपुलेशन जनरेशन प्रोसेस जो है, मे बी यू कैन अफोर्ड अप टिल सम सर्टेन जनरेशन। फिर उसके बाद आप कहते हैं अगर इसको फर्दर मैं कंटिन्यू रखूं तो मे बी ये बहुत ज़्यादा जो है कम्बरसम हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन में वेस्ट उसके ऊपर कर रहा हूँ। सो फर्स्ट यू डिफाइन द हाउ मेनी नंबर ऑफ जनरेशंस यू नीड, दिस कैन बी अ स्टॉपिंग क्राइटेरिया, ठीक है। या आप इस तरह स्टॉप कर सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स आपके पास अवेलेबल हैं, सो दे लाइक आप सिलेक्शन करते करते इतना उसको रिड्यूस कर लेते हैं कि ऑलमोस्ट आप कहते हैं कि ऑल द क्रोमोसोम्स जो है वो एक सर्टन फिटनेस लेवल सबका है। और उसके बाद आप कहते हैं अगर इसके ऊपर फर्दर सिलेक्शन करूं, प्रोसेस कंटिन्यू रखूं, सो दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, इंप्रूवमेंट नहीं आनी। सो व्हाट यू डू कि यू स्टॉप द एल्गोरिथम। ओके, stop when chromosome succeed in solving the problem, and this is the very obvious one कि means आपके पास वो during this sort of this type of sorting criteria algorithm, तो maybe after multiple generations आपके पास एक जनरेशन आई जिसके अंदर जो क्रोमोसोम्स थे they yielded in the results you were interested in। तो ऑब्वियसली आपका गोल अचीव हो गया, सो फर्दर ये जो है जेनेटिक एल्गोरिथम के प्रोसेस को कंटिन्यू रखना दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो व्हाट यू डू, यू discard or stop the algorithm to work। Okay, so this is actually like in this way you can define termination criteria for this algorithm। Now where can we use this sort of algorithm? So first of all, I shall remind you guys that this is just one algorithm out of different evolutionary computational algorithms available to us। Okay, और इस ये जो एल्गोरिथम है जेनेटिक एल्गोरिथम, इसको हम जो है जैसे इस एग्जांपल में बताया गया है कि आपके पास एक
एंटिटी है जिसकी वैल्यू जो है कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, एंड यू आर इंटरेस्टेड के आउट ऑफ ऑल द वैल्यूज अवेलेबल टू अस, ठीक है, मैक्सिमम एंटिटी कौन सी है. सो व्हाट यू डू के पॉइंट बाय पॉइंट एक्चुअली यू ऑब्जर्व एंड यू कम अप विद द बेस्ट पॉसिबल वन के जो हाईएस्ट पॉइंट है इस फंक्शन का, तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू दिस सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सॉरी आइटरेटिव प्रोसेस. ओके, या अगर इसी एग्जाम्पल को मींस एक आइटरेटिव जो है एक रैंडम एंटिटी है, कॉन्स्टेंटली उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, एंड यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन आइडेंटिफाइंग द मैक्सिमम एंटिटी, मैक्सिमम पॉइंट ओवर हियर. इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम थोड़ा सा जनरलाइज कर लें तो हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट जगहों पे इसको यूज़ कर सकते हैं, और उनमें से एक एग्जांपल आपके पास जो जब आप मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के मॉडल्स बनाते हैं, ट्रेन करते हैं उनको, तो उस दौरान भी इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, कोई बता सकता है कहाँ पे हम ये इसको यूज़ कर सकते हैं इन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग? ऐसा है, हम एएनएन और एसवीएम वाला जब हम काम कर रहे होते हैं, उसके जब हम डेटा सेट्स वगैरह बनाते हैं, उसमें हम यूज कर सकते हैं इसको. हम्म, अच्छा जी, डेटा सेट के दौरान यूज़ कर सकते हैं. ओके, आई थिंक, ओके, आई एग्री विद यू, कर सकते हैं, लेकिन क्या इसको फर्दर आप एक्सप्लेन करेंगे कि डेटा सेट को बनाते हैं इस पॉइंट को? सही, क्योंकि जब हम कोई डेटा सेट खुद से जनरेट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक ऑप्टिमाइज सी मैथमेटिकल वैल्यू या कोई फंक्शन हमने जनरेट करना ही होता है, तो उसके दरमियान में हम यूज कर सकते हैं. इसके अलावा आई डोंट थिंक सो. ओके, चलें, इनिशियली जो इस एग्जांपल को सामने रख के मैंने जीए को मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में यूज़ करने का को पॉइंट आउट किया था, सो आई वाज नॉट एक्चुअली रेफरिंग टू दैट डेटा सेट पॉइंट ऑफ व्यू. चलें, आप फर्स्ट डेटा सेट वाले को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह हम जीए को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. लेट्स सपोज डेटा सेट पिछले जो एल्गोरिथम हमने इम्प्लीमेंट किए उसके पास, उसमें हमारे पास अक्सर औकात जो है डेटा सेट इस तरह होते हैं कि हमारे पास यहाँ पे फीचर जो है 1 होता है, ठीक है, एंड देन वी हैव फीचर 2, ओके, एंड सो ऑन, लेट्स से. ओके, लेट्स सपोज कंसीडर करें कि जो आपके पास डेटा सेट है, मे बी किसी और बंदे ने ऑलरेडी वो डेटा सेट कैप्चर किया है और पब्लिकली उसको अवेलेबल कर दिया, ठीक है. इस तरह कंसीडर करें जैसे हमारे पास वो CSV फाइल्स थी जिसके अंदर ऑलरेडी फीचर्स कैलकुलेटेड थे और उनकी लेबल्स भी हमारे पास अवेलेबल थे. अब देखिए, मैंने ये जो एल्गोरिथम जनरली डिस्क्राइब किया था, तो मैंने कहा कि आपके पास एक इनिशियल पॉपुलेशन होती है, ठीक है. तो इनिशियल पॉपुलेशन के अंदर लेट सपोज उस बंदे ने 50 जो है फीचर्स कैप्चर किए हैं, डिफाइन किए हैं उस डेटा सेट के अंदर. सो इनिशियल पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास कितने हो गए कि 50 है. हर एक फीचर्स को हम एक क्रोमोसोम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस तरह हमारे पास 50 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे. एंड दिस ऑल फीचर्स, जो 50 के 50 फीचर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे हमारे रिजल्ट के ऊपर रिजल्ट कैलकुलेट करने में यूजफुल हों. मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि एक जो है स्टूडेंट है, ठीक है, उसको वेदर दैट स्टूडेंट इज पास और फेल, ठीक है, ये आप ML एल्गोरिथम या कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम यूज करके आप ये रिजल्ट प्रिडिक्ट करना चाहते हैं. ओके, बेस्ड ऑन दैट स्पेसिफिक, मतलब मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं और उनका आपके पास हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ फीचर्स, और उनको यूज करके आप ये जो रिजल्ट्स हैं अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं. ओके, नाउ द थिंग इज के मे बी ये जो फीचर्स हैं 50 फीचर्स, उसके अंदर मे बी यहाँ पे, लेट सपोज, नेम लिखा हो, एड्रेस लिखा हो, ठीक है,
डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, और यहाँ पे जो है मे बी उसके जो है मैट्रिक के मार्क्स हों, एफएससी के मार्क्स हों, ठीक है। इसी तरह जो है हमारे पास एफएससी के मार्क्स आ गए, उसके फिर जो है प्रीवियस जो सीजीपीए बनती है वो आपके पास अवेलेबल है, एंड सो ऑन। अब इसमें अगर हम देखें जो स्टूडेंट पास हुआ है या फेल हुआ है, तो क्या जितने भी मैंने लेट सपोज ये कोई 5-6 जो फीचर्स डिस्क्राइब किए हैं, इम्पैक्ट सारों का सेम है रिजल्ट के ऊपर? क्या कोई बता सकता है जी? तो क्वेश्चन रिपीट कर दें। देखिए ये जो मैंने फीचर्स यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं एक स्टूडेंट के, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 50 हैं, 100 हैं, 2 हैं, ठीक है, जितने भी हैं उनके यहाँ पे डिफरेंट फीचर्स, मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स का डेटा सेट अवेलेबल है, उसके अंदर कोई 50 फीचर्स अवेलेबल है, उनमें से कुछ यहाँ पे मैंने लिख दिए, जैसे कि स्टूडेंट का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, उसके बाद जो है मैट्रिक के मार्क्स, एफएससी के मार्क्स, उसका जो करंट सीजीपीए चल रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के कुछ फीचर, आउट ऑफ दोस 50 फीचर्स मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिए। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जितने भी मैंने यहाँ पे फीचर्स स्टेट किए हैं, क्या एंड रिजल्ट के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस सेम है, या कुछ फीचर्स जो हैं रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए मोर सुटेबल होंगे, बाकी नहीं होंगे? आप बता सकते हैं। रिजल्ट हमारा ये था कि तो सेम स्टूडेंट नहीं वेदर होगा पास है या फेल है। जी। सर। जैसा फॉर एग्जांपल हमारा एंट्री टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी में, उसमें हम्म। हर एक की प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं। लाइक यूनिवर्सिटी के लिए अगर हमने बीएस किया हुआ है तो बीएस के रिजल्ट को 40% प्रायोरिटी होगी, फिर उसके बाद सेकेंडरी यानी कि आईसीएस वगैरह। तो सर यानी कि हर किसी की प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं, तो उसकी बेस पे वो हमारे जो आफ्टर जो हमारा एंट्रेंस रिजल्ट क्लियर होता है या नहीं, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए हम में सारे फीचर्स की जो प्रोबेबिलिटी है, सॉरी प्रायोरिटीज हैं, वो सेम नहीं है, सेम डिफरेंट नहीं है, होंगी। मीन्स के सारे फीचर्स ये जो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेट किए हैं उनका सेम इन्फ्लुएंस रिजल्ट के ऊपर नहीं है। इनमें से इस डिफिनेशन को अगर आपकी एक्सप्लेनेशन को फर्दर वो करें, कंटिन्यू करें, तो इससे ये कंक्लूड मैं कर रहा हूँ कि कुछ जो फीचर्स हैं दोज विल बी कंसीडर मोर यूजफुल व्हाइल कैलकुलेटिंग द रिजल्ट्स, और कुछ इस तरह हैं कि जो बेसलेस हैं, जो यूजफुल नहीं है। लाइक नेम हो गया, एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ, सो दे डजंट मैटर in calculating like a student will get pass or fail, okay। हाँ, इसके अलावा जो उसके रिकॉर्ड है, एकेडमिक रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स, डिफरेंट टाइप के मार्क्स हैं, मैट्रिक है, एफएससी है, और उसका जो सेमेस्टर जीपीए जो सीजीपीए चल रहा है, तो उनको हम सामने रख के इस चीज को थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। तो मे बी ये 3 फीचर्स जो हैं, दोज आर यूजफुल, दीज आर नॉट यूजफुल, okay। So what we do, what we can use this kind of algorithms like GA or some other meta heuristic algorithm, ताकि हम क्या कर लें, इस डेटा सेट के अंदर जस्ट वो वाले फीचर्स आइडेंटिफाई कर दें जिनको यूज करके हम बेटर रिजल्ट गेन कर सकते हैं, और जिन फीचर्स का इन्फ्लुएंस इतना अच्छा नहीं है उनको आप क्या कर लें, डिस्कार्ड कर दें। तो इस तरह आप क्या करोगे, आपका जो डेटा सेट, ओरिजिनल डेटा सेट है, दैट विल बी एक्चुअली रिड्यूस्ड टू fewer number of features which have significant impact on the end results, ठीक है। तो डेटा सेट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको इस तरह यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि इस तरह आपके पास अगर रेंडमाइज्ड वो है एंटिटी अवेलेबल है, एंड यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड कि आप वेदर इसमें मैक्सिमा ढूंढना चाहते हैं और मिनिमम ढूंढना चाहते हैं, और इस कंसेप्ट को अगर हम हमारे मॉडल जनरेशन या ट्रेनिंग के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, तो हमने काफ़ी दफ़ा मैं इसको रिपीट कर चुका हूँ कि ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम को हम क्या कर सकते हैं कि लॉस फंक्शन जो हमारे मॉडल्स का होता है, उसकी कन्वर्जेंस को
जो है बेहतर करने के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं कि आपका जो एल्गोरिथम है वो जल्दी कन्वर्ज कर जाए। लास्ट फंक्शन किस तरह होगा हमारे पास, जब हम ट्रेनिंग करते हैं अपने मशीन लर्निंग की या डीप लर्निंग की, तो अक्सर एरर जो है इट एक्चुअली एक्सीलेट, कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एंड इवेंचुअली मे बी देयर विल बी सम पॉइंट जहाँ पे वो जो है एक्सेप्टेबल रीजन के अंदर जो है वो आ जाता है। मींस एक तो एरर रिड्यूस भी हो जाता है, दूसरा ये है कि उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाता है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल बी इंटरेस्टेड इन दिस पॉइंट कि जहाँ पे हमारे पास क्या है, रिजल्ट स्टेबल भी आने लगे और जो है एरर रिड्यूस भी हो गया, एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस तरह के जो है मेटा ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं so that you can optimize the conversion of that model in the form of optimize in self objective function जो हमारे पास सामने होगा, that will be the last function, उसको आप ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली इस तरह है। या इसके अलावा मॉडल के जो हाइपर पैरामीटर्स हैं, ठीक है, उनकी ट्यूनिंग के लिए एक्चुअली आप यूज कर सकते हैं कि नेटवर्क के कौन से हाइपर पैरामीटर, कौन सी कॉम्बिनेशन हो, हाइपर पैरामीटर्स की कौन सी कॉम्बिनेशन हो जिनको यूज करके मेरे पास वो स्पेसिफिक नेटवर्क जो है वो बेहतर रिजल्ट जनरेट करना स्टार्ट करते हैं। या जो है आप इसको इनिशियलाइजेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। डीप लर्निंग में हमारे पास अक्सर कॉन्सेप्ट होता है, वेट्स मींस मशीन लर्निंग हो या डीप लर्निंग हो, वेट्स का कॉन्सेप्ट है, बायसेस का कॉन्सेप्ट है। जब हम मॉडल क्रिएट करते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, या तो किसी फिक्स्ड फंक्शन के थ्रू वेट्स को इनिशियलाइज करते हैं या रैंडमली उनको इनिशियलाइज करते हैं। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज सम सॉर्ट ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ क्राइटेरिया एल्गोरिथम कि आप फाइंड आउट कर लें कि वेट्स बजाय इसके कि आप रैंडमली जो है उसको इनिशियलाइज करें या स्टैटिकली उसको इनिशियलाइज कर लें, आप क्या पहले क्या कर लें कि एक फंक्शन से को यूज करके ये पॉइंट आउट कर लें कि कौन से वेट्स मींस वेट्स किस टाइप के हों, कि इनिशियली मैं वो वेट मैट्रिक्स थ्रू दिस सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर मैं आइडेंटिफाई कर लूँ और उन वेट्स को यूज करके मैं क्या कर सकूं, फर्दर मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का जो मॉडल है उसको फर्दर जो है ट्रेनिंग के लिए यूज कर सकूं। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप्स के मोटिवेशन है कि आप जो ये इस तरह के मेटा ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम्स हैं, इवोल्यूशनरी कंप्यूटेशंस हैं, तो उनको यूज करके आप ये सब कर सकते हैं। ओके जी, सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? जेनेटिक एल्गोरिथम से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। Okay, I assume that there is no question in this algorithm. So let's move towards the transfer learning. और ट्रांसफर लर्निंग का थोड़ा ओवरव्यू हम लेंगे। एक्चुअली ट्रांसफर लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको जो है मशीन लर्निंग या स्पेशली डीप लर्निंग के अंदर ये कंसेप्ट काफ़ी जो है यूज़ होता है और इसके काफ़ी फ़वाइद हैं। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को I included after like we studied different types of classifiers related to machine learning and deep learning. ठीक है, तो I thought like the introduction of this topic will be good as well. अब ट्रांसफर लर्निंग फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक ह्यूमन की डिपेंडेंसी टू कंडक्ट समथिंग जानना चाहते हैं बेस्ड ऑन इट्स प्रीवियस या प्रायर एक्सपीरियंस। ओके, मींस और ट्रांसफर लर्निंग आप जो है अनइंटेंशनली अपनी डेली लाइफ्स के अंदर कर रहे होते हैं। किस तरह कर रहे होते हैं, देखें, अब इसकी मैं प्राइम एग्जांपल आपको देखता हूँ। लेट्स सपोज you are studying different courses, कोई एक कोर्स है, लेट्स सपोज दिस ISD कोर्स, उसके अंदर आप क्या करते हैं, आपने पहले कोर्स कंप्लीट किया, कंटेंट्स उसके सारे रीड किए, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया कि टॉपिक को एक्सप्लेन किया, उससे रिलेटेड एग्जांपल देके, ठीक है, कि ये क्या चीज़ें। नाउ व्हाट यू डू,
कि आप क्या कर लेते हैं कि इसके बाद आपने जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, हमने एग्जाम्स वगैरह भी लेने होंगे या क्विजेस लेने होते हैं। तो इन क्विजेस और एग्जाम्स व्हाट यू डू, यू आर प्रेजेंटेड विद न्यू विद क्वेश्चंस। ओके, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, और वो क्वेश्चंस जो होते हैं नॉर्मली दे आर एक्चुअली not exactly are the same ones which we discussed priorly in the class। ठीक है, while discussing different types of जो है एग्जाम्पल्स और लेट्स सपोज असाइनमेंट्स आपको जो मिलती हैं, टास्क मिलते हैं क्लास के अंदर, तो एग्जैक्टली उनसे मिलते नहीं है, हूबहू वही चीज़ नहीं होती, बट ये होता है कि उस टॉपिक के अंदर होता है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप में आपस में मिलती हैं, बट टोटली उसको वो आइडेंटिकल नहीं होते। तो आप इस दौरान, क्विज़ेस के दौरान या पेपर्स के दौरान क्या करते हैं कि बेस्ड ऑन योर प्रायर नॉलेज, जो एक्सपीरियंस है और नॉलेज है जो कोर्स के दौरान थ्रू आउट द कोर्स आपने गेन किया होता है, तो उनको उसको यूज करके एक्चुअली यू ट्राई टू सॉल्व द न्यूअर सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द एग्जाम्स। ठीक है, so this is actually the sort of transfer learning, और this actually defines कि prior knowledge आपका कितना helpful है to solve to conduct some new activity। Now machine learning point of view से हम इसको किस तरह define करेंगे कि the ability of a system to recognize and apply knowledge and skills learned in previous domains tasks to novel domains and tasks, okay, which actually share some commonality। इसमें हमारे पास क्या होगा कि लेट्स सपोज हमने मॉडल को, सिस्टम को एक्चुअली ट्रेन किया होगा एक सोर्स डोमेन के ऊपर, सोर्स टास्क के ऊपर। सोर्स टास्क मैं किसको कह रहा हूँ कि जिस से डेटा, जो डेटा एक्चुअली मैंने लेके सिस्टम डेवलप किया होगा, ठीक है, दैट विल बी एक्चुअली द सोर्स डोमेन और टास्क। ओके, और इसके बाद जो टेस्टिंग हो सिस्टम की, तो वो इस तरह की डेटा के ऊपर हो जो पहले ट्रेनिंग के दौरान मैंने यूज ना किया, वो न्यूअर डेटा हो, अनसीन डेटा हो। ठीक है, तो सिस्टम की एबिलिटी चेक करना टू सॉल्व दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, दैट विल बी एक्चुअली नोन एज ट्रांसफर लर्निंग। ठीक है, ट्रांसफर लर्निंग एक्चुअली हमें ये चीज इस मशीन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज के कैपेबल करती है। But the thing is, you shall keep in mind that there shall be some sort of commonality among these two sort of types of domains. Okay? और इसके अंदर की क्या है? Representation learning and change of representation. You have to actually find some sort of similarity among these entities. Then you will be able to apply a knowledge you learned in previous domain to a new domain। अब ये important क्यों है एक्चुअली? देखिए, हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो ये है कि आप जो है सिस्टम को फ्रॉम द स्क्रैच डेवलप कर लें, जैसे कि नॉर्मली ट्रेडिशनली हम जब मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कोई एआई का जो है एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एक अप्रोच तो ये है कि आप सरे से, आपके सामने एक एप्लीकेशन आई, एक प्रॉब्लम आई, उस हर एक एप्लीकेशन के लिए आप क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स डेवलप करते हैं स्क्रैच से। स्क्रैच से डेवलप करने का मतलब क्या हुआ कि आप उसको ट्रेन करते हैं, जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए उसको आप जो है टेस्ट करते हैं, एवेल्युएट करते हैं। ओके, सो दिस इज वन अप्रोच जो कि एक्चुअली दैट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी एक्सपेंसिव हमें पड़ती है। एक्सपेंसिव इन द सेंस ऑफ आल्सो मींस फाइनेंशियली भी, अगर तो हम ट्रू सेंस में मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग को देखें तो पड़ती है। दूसरा ये है कि टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्चुअली दैट इज एक्सपेंसिव। ओके, क्यों एक्सपेंसिव है? बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स वी शैल first fulfill, like to for every application
you have to collect relevant data, ठीक है। और दूसरा ये है कि ड्यूरिंग द कलेक्शन एक्चुअली यू हैव टू लाइक कीप sort of the like you have to validate the data, okay, that is right and wrong. You have to keep in place the integrity of the data. You also have to fulfill the ethical aspect of that data, ठीक है। डिफरेंट डेटा डिफरेंट डोमेन से आप ले सकते हैं। मे बी लेट्स सपोज एज एग्जांपल, अगर आप मेडिकल एप्लीकेशन के अंदर आप ये मॉडल्स इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो वो जो डेटा रिक्वायर्ड होगा उससे काफ़ी इथिकल डेटा कलेक्शन से रिलेटेड काफ़ी इथिकल कंसर्न्स रेज होते हैं कलेक्शन से और उनको यूज़ करने से, ठीक है। तो जैसे कि एक प्राइवेसी कंसर्न है डेटा से रिलेटेड, तो वो सारे जो है आपने हेक्टिकल प्रोसेसेस पहले कंप्लीट करने होंगे। एक और लिमिटेशन ये है कि अगर तो आप स्क्रैच से ट्रेनिंग करते हैं तो इसके लिए आपके पास एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड होगा, विच इज टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। सो मोर प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है कि आप क्या कर लें कि प्री ट्रेन्ड मॉडल को आप यूज कर लें ऑन द न्यूअर प्रॉब्लम एंड कीप इन चेक लाइक ओके जो आपके पास न्यूअर प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें से थोड़े बहुत एस्पेक्ट्स इस तरह हों जो पहले प्री ट्रेंड मतलब जो मॉडल ट्रेंड हुआ है उसमें जो डेटा यूज हुआ है उससे थोड़े बहुत उसके करेक्टरिस्टिक्स मिलते हों। सो दिस अप्रोच इज एक्चुअली मोर प्रैक्टिकल, जिसके अंदर ये वाले जो है मसले के काफी हद तक खत्म हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच पॉपुलर लाइक दिस। कि हमारे पास क्या हुआ कि एक ट्रेनिंग डेटा है, लेट्स सपोज सोर्स डोमेन है, और इसके ऊपर इसको यूज करके आपने एक मॉडल जनरेट कर दिया। अब इस डोमेन के अंदर आपके पास वेरियस टाइप के जो है इस सोर्स डोमेन डेटा, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के डेटा सेट मौजूद हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कोई टाइम से रिलेटेड कोई डेटा सेट है, कोई आपके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने का डेटा सेट है, या डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने का डेटा सेट है। तो इस तरह के ये वाला जो आपने मॉडल डेवलप किया है इम्प्लीमेंट करके ट्रेन डिफरेंट टाइप्स के डेटा सेट के ऊपर आपने जो है इसको ट्रेन कर लिया, फिर आप क्या करते हैं उस ट्रेंड मॉडल को जो स्पेसिफिकली टाइप के डेटा सेट्स के ऊपर ट्रेंड है उसको उठा के आप क्या करते हैं, एक नई प्रॉब्लम आपके सामने आई है टारगेट डोमेन के अंदर। ये टारगेट डोमेन में इसको क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इसके अंदर जो डेटा सेट एक्चुअली यूज हुआ है दैट शैल नॉट बी एग्जैक्टली लाइक द डेटा सेट्स वी हैव यूज्ड इन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ओके। बट हियर कि इसमें कुछ एस्पेक्ट्स डेटा सेट के अंदर जो सोर्स डोमेन डेटा है और जो टारगेट डोमेन डेटा है इनके अंदर कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि पहले इस चीज को क्लियर करके आप क्या करते हैं, ये ट्रेन मॉडल उठा के आप टारगेट डोमेन से कुछ इंस्टांसेस लेके कुछ पोर्शन लेके इस जो प्री ट्रेन मॉडल है इसको थोड़ा सा ट्वीक करते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या कर ले कि ये जो नई डोमेन है इसके अकॉर्डिंगली जो है अडॉप्ट कर ले, ठीक है। उसके ट्रेंड्स एक्चुअली डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के जो टारगेट डोमेन की जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है उस ट्रेंड को थोड़ा बहुत वो सीख ले। कंप्लीट ट्रेनिंग आप नहीं करते। जब ये आपकी ट्यूनिंग कंप्लीट हो जाए फिर व्हाट यू डू कि ये जो अपडेटेड एडाप्टेड नेटवर्क है इसको यूज करके आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब मे बी जो है उसके अंदर लेट सपोज इस डेटा सेट को यूज करते हुए आपने पिक्चर्स यूज किए हैं। अब मे बी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, कोई टाइम ओरिएंटेड डेटा है इन द पिक्चर फॉर्म, कोई आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस का रिकॉर्ड है, तो ये सारे पिक्चर्स हैं उसके अंदर। और आप कहना चाह यहाँ पे वो करते हैं कि एंड में मे बी आपके पास कोई और डेटा सेट है दैट इज आल्सो पिक्चर ओरिएंटेड, ओके, उसको यूज करके आप इसकी क्लासिफिकेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जरूर नहीं है कि एग्जैक्टली
100% ये डेटा सेट जो है ट्रेनिंग के दौरान यूज हुआ हो। एज दे हैव सम सॉर्ट ऑफ कम्युनलिटीज, मीन्स पहली बात तो ये है कि ये दोनों पिक्टोरियल लाइक 2 डायमेंशनल डेटा सेट है, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं या इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ऑब्वियसली पिक्चर्स के अंदर जो है ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फिर ऑब्जेक्ट्स को अगर हम जो ब्रेक डाउन कर लें तो वर्टिसेस और एजेस वगैरह पे बात आ जाती है। तो किसी भी पिक्चर के अंदर ये वाली जो लो लेवल हमारे पास फीचर्स हैं, दे टेंड्स टू बी कॉमन, ये किसी हद तक एक दूसरे के साथ मिलते हैं। दैट्स व्हाई when you classify an unseen data by pre-trained network, as this was already trained on pictorial data, so that's why it will be working up to some extent, ठीक है। ये हमें results देंगे, maybe those results can be in the admissible range. नाउ ट्रांसफर लर्निंग को हम डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, लाइक इन द रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। और इसके अलावा हम जैसे कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम्स में भी इसको यूज़ करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर लर्निंग। अब इसका एग्जांपल किस तरह हो सकता है कि एक एग्जांपल ये है कि एप्लीकेशन कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंडोर वाईफाई लोकलाइजेशन में। ओके, सो लेट्स सपोज यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट a specific batch of data is sent through some node. Which node you have to, which node actually send a specific batch of data. So in case, first what you do, you generated, you have data set from few access points, okay। उन access points को use करके what you do, you train the network, okay। Maybe ये जो access points हैं, let's suppose these are like 1.5 meters away from the central hub, let's say। अब एक आपके पास दूसरा डेटा है जिसको आपने ट्रेनिंग के दौरान जो है उसको यूज नहीं किया, ठीक है। बट व्हेन यू डू टेस्टिंग, ओके, सो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, आपके पास रिजल्ट्स आते हैं, उन रिजल्ट्स को देख के देन यू एक्चुअली डिसाइड के from this you come to know like the results generated on the test data is not similar on the like when I straightforwardly like used same data set for training and testing, okay। So in this way you actually conclude like okay, it might be possibility के आप जो पहले वाला data set था that those access points are kept on specific, let's suppose, distance, okay, and the one which I am testing in the another domain, test domain, so maybe uske wo jo hai, that is that point, access point is far away, that's why वहाँ पे error rate जो है ज़्यादा है, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखें हम बार बार यहाँ पे डोमेन की बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक सोर्स डोमेन होगी और एक टेस्ट डोमेन होगी। सोर्स डोमेन वो होगी जो हम ट्रेनिंग के दौरान मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। दैट विल बी सोर्स डोमेन डेटा एंड द अदर डोमेन लाइक एक प्रॉब्लम सेट होगी विच विल एग्जैक्टली हम एज इट इज उसको ट्रेनिंग के दौरान हमने उसको यूज ना किया हो, एक अनसीन टाइप का डेटा सेट हो जो हमारे पास टेस्ट डोमेन ऑटोमेटिकली बन जाती है, ठीक है। सो कीपिंग द सेम द प्रीवियस एग्जांपल इन माइंड, लेट्स सपोज एक डिवाइस ए है, डिवाइस बी है। डिवाइस ए का जो डेटा सेट है, लेट्स सपोज उसको हमने यूज किया ट्रेनिंग के दौरान, एंड व्हेन वी सी द डेटा, सो इट इज एक्चुअली portraying different types of trends, okay। विजुअली हम इससे पता चल रहा है कि ये जो पिक्चर्स हमारे सामने these are different, and when it comes to device B, here the patterns, visual patterns of the data are different as compared to data set B,
ठीक है। तो ये एक्चुअली डोमेन की डिफरेंस का हमें थोड़ा बहुत पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, मे बी कि डेटा सेट की इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो चेंजेस हों जिसकी बेस के ऊपर हम डिफरेंट डोमेन्स कंसीडर करें, या लेट सपोज वो कैटेगरीज तरह से डेटा सेट के अंदर अवेलेबल ना हो जब हम ट्रेन करें और जब टेस्ट करें न्यू कैटेगरीज हमारे सामने आ जाए, तब भी हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंट डोमेन्स। ठीक है, तो दिस इज द पॉसिबिलिटी कि आप जब डिफरेंट डिवाइसेस के डेटा को यूज करें, सो इट कैन क्रिएट different domains and it motivates like this sort of approach to solve the problem. नेक्स्ट एग्जांपल ये भी हो सकती है कि सेंटिमेंट एनालिसिस आप प्लस क्लासिफाई करें, मींस क्लासिफाई करें कि व्हाट सॉर्ट ऑफ सेंटिमेंट इट इज, वेदर इट इज गुड और बैड। ओके, सो वन अप्रोच इज लाइक यू गो विद द ट्रेडिशनल वंस के आप स्टैंड अलोन मॉडल इसके लिए बनाएं, पहले उसको ट्रेन करें और उनको यूज करके आप टेस्ट करें। ठीक है, ट्रेन नेटवर्क को रिजल्ट जनरेट करें। इसके अलावा आपके पास क्या हो सकता है कि जो प्री ट्रेन्ड मॉडल्स हैं सिमिलर टाइप के, मे बी किसी ने ऑलरेडी जो है इस तरह क्यूरीज के ऊपर सेंटेंसेस के ऊपर मॉडल्स जो हैं वो ट्रेन किए हों, उन ट्रेन मॉडल्स को लेट सपोज आप यूज करके जो है डिफरेंट टाइप के सिमिलर टाइप के डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो इन दिस वे actually what you will be doing if you adopt a pre-trained model to solve the problem. So in this way, actually, you will be cutting off lots of complexities like time complexities, which is related with the training of a model set, or like better convergence or hardware restrictions. इस तरह की काफी जो main problems हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्डली आप कट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा इंटर जब इसको हम फर्दर इस कंसेप्ट को डेप्थ में स्टडी करते हैं तो डिफरेंट और भी जो है एडवांटेजेस हैं जो हमें मिलते हैं ट्रांसफर लर्निंग के थ्रू। नाउ द थिंग इज कि ये जो पिछली एग्जांपल थी, लेट से यहाँ पे हमने क्या किया कि एक सेंटिमेंट्स हैं, मीन सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने कमेंट्स किए, अपने राय का इजहार किया रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेट से, एंड फिर आप इसी के ऊपर किसी ने नेटवर्क जो है ट्रेन किया हुआ है। आप ये नेटवर्क उठा के उसको थोड़ा बहुत ट्वीक करके व्हाट यू डू के सेम प्री ट्रेन नेटवर्क को यू एक्चुअली वांट टू implement it to classify the sentiment of people related to some sort of movies. Okay. तो ये आप कर सकते हैं ये काम, बट हियर के जो डिफरेंट जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं या डेटा सेट जो डिफरेंट एंटिटीज हैं हमारे पास आ रहा है, कुछ सेंटिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं जिसके ऊपर नेटवर्क ट्रेन हुआ हो ऑलरेडी, उससे रिलेटेड जो है आल तो जो इजहार होगा मीडिया के ऊपर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ sentences, but the way people actually represent their sentiments, they will be using different types of words. There's maybe structuring, sentence structuring will be different. And on the other hand, जो वीडियो गेम्स को लेट सपोज या मूवीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आप सेम नेटवर्क को यूज करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर जो सेंटिमेंट्स जो लोगों ने इजहार किया होगा, ठीक है, दैट विल बी डिफरेंट। ठीक है, सो एक्चुअली इन अ वे दे हैव सम सॉर्ट ऑफ कॉमनैलिटीज। पहली बात कॉमन एस्पेक्ट ये है कि द टाइप ऑफ डेटा इज सेम, इज इन द फॉर्म ऑफ सेंटिमेंट्स। ओके, एंड द अदर थिंग इज के जो हमारे पास लेट सपोज डिक्शनरी वगैरह है, ऑब्वियसली इसको जब हम इम्प्लीमेंट करें एक सिस्टम इस टाइप के सेंटिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, सो ऑब्वियसली एट द बैक एंड यू मस्ट हैव प्रोवाइडेड विद द डिक्शनरी। ठीक है, तो व्हाट यू डू कि उस डिक्शनरी को यूज करके मे बी जो नए टर्म्स यहाँ पे आ रहे हैं उसको वो वाली प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, बट मे बी सेंटेंस के अंदर
अपार्ट फ्रॉम द कीवर्ड्स जो और कनेक्टिविटी है दैट कैन बी सिमिलर, ठीक है। सो इन दिस वे व्हाट यू डू कि ये पहली बात तो ये रिप्रेजेंटेशन डिफरेंस है, और इन रिप्रेजेंटेशन डिफरेंस को किसी हद तक आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर लर्निंग में एड्रेस कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली कुछ हद तक एड्रेस हो रही है, और बाकी फिर आप उसको फर्दर प्रोसेस करके ये रिप्रेजेंटेशन जो डिफरेंस है इसके ऊपर इसको ओवरकम कर सकते हैं। ओके, so this was background of some basic definition of transfer learning, and also like you saw this transfer learning approach can be used in different fields, different forms. Although वो जितने भी हमने पिछले अभी एग्जांपल्स पिछली स्लाइड्स पे डिस्कस किए, उनको हम ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से भी हम एड्रेस कर सकते हैं, बट इन दोज देयर वर सम जर्नल वेरी जेन्युइन इश्यूज, तो उसको उसके उन इश्यूज के ऊपर काबू पाने के लिए वी अडॉप्टेड दिस अप्रोच विद इन मशीन लर्निंग आर्टिकल। ओके, सो अगर तो हम ट्रेडिशनल जो है मशीन लर्निंग इसके बात करें, एल्गोरिथम की बात करें, तो वहाँ पे कुछ मेजर एजम्पशंस करते हैं, लाइक ट्रेनिंग एंड फ्यूचर डेटा जो टेस्ट डेटा होता है कम फ्रॉम द सेम डोमेन, ठीक है। ये स्पेसिफिकली जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग है उसके अंदर ये एक बड़ी एजम्पशंस हम सामने रखते हैं, ठीक है, कि जो ट्रेन डेटा है और जो डेटा सेट हम टेस्ट के लिए यूज करेंगे, they will come from the like same entity having same features, और जो features को अगर हम जो फीचर स्पेस के अंदर रिप्रेजेंट करें, प्रोजेक्ट करें, तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होगी। तो एक बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ी एजम्पशन है। अगर तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एजम्पशन जो है, इस एजम्पशन की वजह से मशीन लर्निंग के जो ऑफलाइन डेटा सेट्स या मॉडल्स हम ट्रेन बनाते हैं, तो वो हम प्रैक्टिकल जगहों पे यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज नॉट गारंटेड दैट ऑल द टाइम data will be the same, they will have same features, and the feature distribution in feature space will be the same, ठीक है। दैट्स वाई लाइक मोस्ट ऑफ द मशीन लर्निंग, ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग, अगर हम उनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अंदर यूज करें रन टाइम पे, तो वो फेल हो जाते हैं। सो दैट्स वाई लाइक हमने क्या किया कि मशीन लर्निंग की अप्रोचेस को मींस उसकी लर्निंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो है, और क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन मींस टास्क परफॉर्मेंस कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए पहली बात तो ये है कि डीप लर्निंग इंट्रोड्यूस की। फिर डीप लर्निंग के अंदर फिर हमने देखें वहाँ पे हमारे पास इटसेल्फ और इश्यूज रेज होते हैं, उनको हम किसी हद तक क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर लर्निंग से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लाइक हियर अच्छा, इसमें आप देख लें कि हमारे पास पहले क्या था कि मशीन लर्निंग के बाद डीप लर्निंग हमारे पास आई, ठीक है, जिसने किसी हद तक जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी मशीन लर्निंग के अंदर, जितने भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं उनको हम कहते हैं शैलो नेटवर्क्स, बिकॉज देयर लर्निंग एबिलिटी इज नॉट दैट मच गुड एज कंपेयर टू डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग जब से आई तो उनकी लर्निंग का जो एडवांटेजेस हैं उनमें से एक एडवांटेज ये है कि लर्निंग कैपेसिटी कैपेबिलिटी इन नेटवर्क्स भी बेहतर है शैलो नेटवर्क से, ठीक है। सो डीप लर्निंग, लेट्स सपोज दे मोर फोकस ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ फीचर्स, एंड बाय यूजिंग दोस फीचर्स दे ट्राई टू क्लासिफाई, ठीक है। फिर इसके बाद जो है, लेट्स से people we found out like to make the algorithms more practical, so it will be good thing to uh, introduce reinforcement approach in these algorithms. So that's why like reinforcement learning, which is actually based on the reward assignment system,
ठीक है, तो उनको हम अडॉप्ट करते हैं, यूज करते हैं whenever we try to solve a real time problem। ठीक है, इसके अलावा what we can do कि either in the deep neural networks or reinforced networks we can introduce the transfer learning concept, ताकि आप जस्ट अडॉप्ट कर लें चेंजेस जो आ रही हैं इन द फ्यूचर। ठीक है, जो अनसीन डेटा आ रहा है, तो उसको बजाय इसके कि अनसीन डेटा के लिए आप टोटली नई चीज़ क्रिएट करें, आप क्या कर लें कि प्रीवियस जो आपके पास आर्किटेक्चर हैं उनमें कुछ चेंजेस करके आप क्या कर लें, एडाप्टेशन परफॉर्म कर लें बाय ट्रांसफरिंग द प्रीवियस नॉलेज, by using the previous knowledge, or up to some extent tweak that knowledge and use it for the newer problems, to solve the newer problems। Okay, so this adaptation is needed, which can be provided through transfer learning। Okay। now देखें, एक तो ये था कि एडाप्टेशन की रिक्वायरमेंट है, दैट्स व्हाई वी नीड ट्रांसफर लर्निंग। एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड दूसरी एडवांटेज ये है कि जब हम डीप लर्निंग या रीइंफोर्समेंट लर्निंग इनके ऊपर रिलाई करते हैं, सो दे नीड अ बिग डेटा सेट, एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि डेटा सेट एक्वायर करना, क्रिएट करना, फिर उसके अंदर वो जो डिफरेंट टाइप्स के इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना, ठीक है, that is very hectic and cumbersome process। That's why most of the people, they do not collect or create their own data set। What they do, they rely on the already available data sets। Okay। और दूसरी बात यह है कि अक्सर आपने नोट किया होगा जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा सेट्स हैं, दो देयर आर नॉट दैट मच बिग, जिनको यूज करके हम प्रॉपरली डीप लर्निंग या रीइंफोर्समेंट लर्निंग को उनकी फुल कैपेसिटी तक यूटिलाइज कर सकें। सो व्हाट वी कैन डू के बाय प्री डिफाइंड नेटवर्क्स के ऑलरेडी लोगों ने जो है ये डीप लर्निंग नेटवर्क्स या रीइंफोर्स्ड नेटवर्क्स ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, प्रॉपरली उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जस्टिफाई किए हुए हैं, मींस द टाइप ऑफ डेटा सेट दे नीड, एक्चुअली दे बिल्ड दोज नेटवर्क ऑन द बिग डेटा सेट्स। ठीक है, उनके पास इतनी रिसोर्सेस थे, इतनी कंप्यूटेशनल पावर्स थी, हार्डवेयर वगैरह ये इश्यूज नहीं थे, तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से वो मॉडल जो है ट्रेन कराए, and you can just borrow those network। okay, and if you have fewer instances in your data set, एक नया data set आपके पास है, local data set, और उसमें अंदर few instances हैं, ठीक है, small data set है, तो आप क्या कर सकते हैं, just उन few instances को use करके भी अपनी problem को solve कर सकते हैं by already trained networks। ठीक है, so this is actually like two main advantages of transfer learning। ओके, सो हम कहते हैं कि जो हमारे पास ट्रांसफर लर्निंग है, डेटा आता है दो डिफरेंट डोमेन से, ट्रेनिंग और टेस्टिंग जो डेटा है वो डिफरेंट डोमेन से आता है। अब ये डिफरेंट डोमेन की जो डिफरेंस है वो किस तरह क्रिएट होती है कि डिफरेंट फीचर स्पेस मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या जो है हमारे पास डिफरेंट कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन और डिफरेंट लेबल स्पेसेस। एक तो ये है कि एक सिनेरियो ये हो सकता है कि जो आपके पास ट्रेनिंग डेटा सेट है, ठीक है, और टेस्ट डेटा सेट मींस सोर्स टास्क है, उसके अंदर जो टेस्ट डेटा सेट यूज हो रहा है, और जो टेस्ट टास्क है उसके अंदर जो डेटा सेट यूज हो रहा है, वो क्या हो कि फीचर्स तो सेम हो, ठीक है, बट उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है फीचर स्पेस के अंदर वो एक दूसरे के साथ मैच ना हो रही हो, ये भी डिफरेंस क्रिएट करती है। ठीक है, और जो है डेटा सेट के अंदर ये डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स हमारे पास सेम नहीं आते, तो हम इसको क्या करते हैं, डेटा सेट फ्रॉम द डिफरेंट डोमेन्स कंसीडर कर लेते हैं। दूसरी बात ये है
कि आपके पास क्या हो कि फीचर्स जो हैं, नंबर ऑफ फीचर्स या टाइप ऑफ फीचर्स विच यू यूज्ड इन द सोर्स टास्क दैट इज नॉट सिमिलर with the features you are using in the target task. Means maybe additional categories सामने आई, लेबल सामने आ गए, ठीक है, और लेबल्स सामने आने से डिफरेंट लेबल्स डेटा सेट के अंदर आने से ऑब्वियसली उसकी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाएगी, which depends on the newer types of labels. That's why it is conditional distribution. Okay, तो इन दो चेंजेस की वजह से हमारे पास जो है डेटा सेट जो हम दो डिफरेंट जगहों पे यूज कर रहे हैं उनमें डिफरेंस पैदा हो जाता है, ठीक है. एंड इन दिस सिनेरियोस एक्चुअली यू कैन यूज ट्रांसफर लर्निंग अप्रोच. ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर लर्निंग अप्रोचेस अवेलेबल. आप डिफरेंट टाइप से ट्रांसफर लर्निंग जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लाइक इंस्टेंस बेस्ड अप्रोचेस, फीचर बेस्ड अप्रोचेस, parameter your model based approaches and relational approaches, ठीक है. And it depends like what sort of application problem actually you are dealing with and what type of data set you have. So this defines like what sort of transfer learning you actually need, ठीक है. तो इसको फर्दर हम डिटेल में इतना डिस्कस नहीं करते, इनकी जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं. अच्छा जी, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन ट्रांसफर लर्निंग से रिलेटेड? नो सर. ओके जी, गुड. सो ये था कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर लर्निंग विच वी कैन एक्चुअली यूज इन मशीन लर्निंग और with deep networks as well. So let's talk about transfer learning with deep learning. Okay, कि हमें डीप लर्निंग के अंदर ट्रांसफर लर्निंग की क्या ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. ऑलरेडी डिस्कशन के दौरान ये पॉइंट बार बार मैं रिपीट कर चुका हूँ. सो लेट्स से अगेन इसको जो है स्पेसिफिकली इसको स्टडी कर लेते हैं. ये देखिए, डीप लर्निंग डीप नेटवर्क्स जब से हमारे पास आए तो उनका क्या हमारे पास एडवांटेजेस था कि देयर स्ट्रक्चर इज एक्चुअली हायरार्किकल. इन दैट हायरार्किकल स्ट्रक्चर व्हाट वी डू कि वी यूज नॉन लीनियर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस और समथिंग लाइक दिस. सो थ्रू दैट हायरार्की the depth of the network as well as the in each layer we have non-linear units, so that's why they are more capable to extract like salient information from the input data set. Okay, जो data set हम input में provide करते हैं, इन changes की वजह से वो क्या करते हैं, ये networks जो deep network है, they are more capable to actually learn the data in a good way, ठीक है. As they have like better learning capabilities from the data, so what they can actually handle variation in the data samples in a better way, ठीक है. कि अगर वेरिएशंस थोड़ा बहुत डेटा सेट के अंदर वेरिएशंस आती हूँ, डेटा सेट की नंबर्स वगैरह चेंज होती हूँ, ठीक है, या पिक्चर्स हैं उसके अंदर चेंजेस आ रही हूँ, ठीक है, तो वो जो सिंपल सिंपल वेरिएशंस हैं तो उसके उनकी वजह से इन नेटवर्क की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा जो है डिफरेंट डेटा सेट ना हो, ठीक है. So these are the actually advantages of a deep neural network. But the thing is कि as we already talked about कि deep networks को properly implement करने के लिए you first of all you will be needing a big data set, ठीक है. And if there is big data sets, so obviously आपके पास जो कंप्यूटेशन बिग डेटा सेट के ऊपर आपने परफॉर्म करनी है उसके लिए काफ़ी पावरफुल हार्डवेयर भी चाहिए. दूसरी बात यह है कि जो डेटा विद इन डेटा सेट
जो बिग डेटा सेट होगा आपके पास, उसके अंदर काफ़ी जो है इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं, कम्प्लेक्सिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो उसको हैंडल करने के लिए आपने उसको प्रॉपर हैंडल करने के लिए कुछ जो है स्टेप्स आपने परफॉर्म करने होंगे, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि अगर हम लेट सपोज ये जो वेरिएशन को फॉर टाइमिंग साइड पे भी कर लें, जस्ट इसकी साइज, डेटा सेट के साइज की बात करें, तो अगर तो आपके पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से रिसोर्सेज इतने नहीं हैं जिसके ऊपर आप प्रॉपरली नेटवर्क को ट्रेन कर सकें, और आप ऐसे रिसोर्सेज यूज करके डीप नेटवर्क जनरेट करें, इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो मे भी वो नेटवर्क प्रॉपरली ट्रेन ना हो बिकॉज ऑफ द हार्डवेयर लिमिटेशन, बिकॉज when we train network we have to calculate the gradients, and if hardware resources are not प्रॉपर, तो मे भी एक सिंगल डेसिमल पॉइंट जब आप ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हैं, एक सिंगल डेसिमल पॉइंट भी अगर स्किप हो जाए तो एंड रिजल्ट के ऊपर जो है वो फर्क पड़ सकता है, क्योंकि आपकी जो ग्रेडियंट है वो प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं हुआ। एक तो वो स्लोअर कैलकुलेट होगा, दूसरा ये है कि वो प्रॉपर में भी कैलकुलेट ना हो, जिसकी वजह से आपका नेटवर्क जो है प्रॉपरली कन्वर्जन नहीं कर पाएगा, और अगर कन्वर्ज करता भी है दैट विल बी स्लोअर। ओके, सो दिस इज एक्चुअली द मेन disadvantages in the deep learning network. So इसको आप क्या कर सकते हैं, you can alleviate these problems through transfer learning. Okay, so the incapability of learning on data set मीन्स अगर तो एक सीन ये है कि अगर आपके पास डेटा सेट, ह्यूज डेटा सेट अवेलेबल नहीं है, सो ऑब्वियसली उस केस के अंदर इट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज डीप न्यूरल नेटवर्क्स, बट एनी हाउ यू आर familiar with the capability of deep neural networks and you believe that always deep neural network provide better results as compared to machine learning, so you are insisting, you are stuck with the idea to implement deep learning in your task. So what you do, you can actually borrow the pre-trained networks and use your fewer instances of data to generate results. Okay, कि आप pre-trained network को उठा लें, अपने डेटा सेट्स की कुछ इंस्टांसेस को यूज करके उसको ट्विक कर लें, एंड देन बाकी जो रिमेनिंग डेटा सेट है उसको टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज कर लें। सो इससे एक तो ये है कि वो जो डेटा सेट लिमिटेशंस थी वो भी ख़त्म हो जाएंगी, दूसरी बात यह है कि आपको सरे से स्क्रैच से ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है। लाइक इन दिस केस, ओके, कि मे बी आपके पास जो डेटा सेट है उसके अंदर डिफरेंट डोमेन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। कुछ इंटरनेट से आपने लिए हैं, कुछ वेब कैम से, कुछ DSLR से इमेजेस लिए हैं कंटेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज। ओके, 3 डिफरेंट डोमेन से आपने जो है इमेजेस लेके आप क्या कर सकते हैं कि नेटवर्क को ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। और उस ट्रेन नेटवर्क को आप यूज करके कि आउट ऑफ दीज डोमेन्स आर सिमिलर कोई और डोमेन हो, ठीक है, जैसे कि लेट सपोज कोई मेडिकल डिवाइस है, उससे इमेजेस हमारे पास आ रहे हैं, तो इस सेम प्री ट्रेन नेटवर्क को उन इमेजेस के ऊपर उन इमेजेस क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि अब अगर तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच से जाते हैं, ठीक है, कि आप स्क्रैच से ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं और टेस्टिंग देन करते हैं, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा और मे बी बेसिक सिनेरियो में ये सुटेबल ना हो based on the resources available to you. So in that scenario it will be recommended कि आप ट्रांसफर लर्निंग यूज कर लें। ओके, एंड द की टू ट्रांसफर लर्निंग इज कि जो आपके पास प्री-ट्रेन्ड नेटवर्क होगा वो जितना डाइवर्स डेटा सेट के ऊपर ट्रेन होता है उतना जो है वो बेहतर रिजल्ट्स जो है जनरेट कर सकता है व्हेन टेस्टेड इन द टारगेट डोमेन। Now these are like results people actually calculated on different types of benchmark data sets available, and they come in the conclusion actually कि अगर तो हम
ट्रांसफर लर्निंग यूज करते हैं, डीप लर्निंग यूज करते हैं विदाउट ट्रांसफर लर्निंग, हम डीप लर्निंग यूज करते हैं विद ट्रांसफर लर्निंग, और जो है ट्रांसफर लर्निंग यूज करते हैं विदाउट डीप लर्निंग. सो व्हाट काइंड ऑफ एक्चुअली रिजल्ट्स कैन बी एक्सपेक्टेड. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि these red dot indicates that these results were generated actually by using transfer learning with deep learning. The blue ones indicate transfer learning without deep learning, and DL, the green ones actually indicates deep learning results without transfer learning. ये तीन टाइप्स के results हैं. ठीक है, यहाँ पे जेनेरिकली हमें ये पता चल रहा है कि मोस्ट ऑफ द सिनेरियो अगर तो आप ट्रांसफर लर्निंग डीप लर्निंग के साथ यूज कर लें, so it is expected that it will generate better results. If you use transfer learning, okay, means uh, without deep learning, okay, means still आप ट्रांसफर लर्निंग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं but with the shallow networks, so the results won't be that much good. But if you use transfer learning with deep networks, so it is expected that we can get better results. And if you just use deep learning and you do not use transfer learning, so okay, you will get some results better than the shallow networks, but still it will be not as good like the other ones. Transfer learning with deep learning, okay, those networks. So यहाँ पे देखें एम्फोसिस इस चीज़ पे है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप डीप लर्निंग के साथ ट्रांसफर लर्निंग यूज़ करें, सो दैट इज़ एक्चुअली समथिंग वेरी बेनिफिशियल. आल्दो अगर ट्रांसफर लर्निंग आप शैलो नेटवर्क के साथ भी यूज़ कर लें तब भी इतना कोई फ़ायदा नहीं है. ओके, सो दिस इज़ लाइक जेनेरिक assumptions और लाइक बेंचमार्क स्टडीज़ के ऊपर लोगों ने कुछ रिसर्च की और ये रिजल्ट्स जनरेट किए, एंड these results actually portray this sort of conclusion to us. Now further, if you want to improve your knowledge about transfer learning, so you can go through these different types of articles and you may actually explore more about the transfer learning. ट्रांसफर लर्निंग की एप्लीकेशन की बात करें तो हम इसको क्रॉस डोमेन एक्टिविटी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं. मीन्स लेट सपोज आपके पास सोर्स डोमेन जैसे कि एक एक्टिविटी आप डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं, क्लीनिंग इंडोर है, ठीक है, इससे रिलेटेड डेटा सेट है, उसको यूज़ करके आपने एक मॉडल जनरेट कर लिया, एंड यू कैन एक्चुअली नाउ यूज़ दिस ट्रेंड मॉडल टू आइडेंटिफाई different type of activity, okay, like laundry doing or dishwashing, this kind of activities you can identify from the source task. Okay, so here यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर लर्निंग यूज कर सकते हैं. द की टू दिस टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी विल बी ट्रांसफर लर्निंग कब यूजफुल होगी. सो व्हाट इज दिस, लाइक सिमिलरिटी मेजर के ये जो डिफरेंट टाइप्स के जो डोमेन से रिलेटेड आपके पास डेटा है, इनके अंदर सिमिलरिटी क्या क्या है. ठीक है, लेट्स सपोज ये जिस तरह का सेंटेंसेस की फॉर्म में हमारे पास डेटा हो, तो व्हाट वी डू कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मींस सिमिलरिटी जो ट्रेडिशनल मैट्रिसेस हैं, जैसे कोसाइन सिमिलरिटी मेजर करके हम डिफरेंट जो क्यूरीज हैं, ठीक है, उनमें क्या कर सकते हैं, सिमिलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इस चीज़ को आप ट्रांसफर लर्निंग यूज करके जो है आप परफॉर्म कर सकते हैं. तो इस ट्रेडिशनल वे से स्टिक होने का की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर, ये कोसाइन सिमिलरिटी का क्या कहा आपने? देखिए कोसाइन सिमिलरिटी ये वैसे हम मैथमेटिकल इसकी वो लगाते हैं ना, इसकी इक्वेशन होती है कोसाइन सिमिलरिटी. जी जी, ठीक है. मीन्स वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है ना कि आप इंफॉर्मेशन डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपके पास पड़ी हैं, उन इंफॉर्मेशन में सिमिलरिटी क्या है, तो ये मैथमेटिकल फार्मूलेशन आप कर सकते हैं. ठीक है, तो ये एक ट्रेडिशनल वे है.
ठीक हो गया। तो मेरी आवाज अ, क्लियर आ रही है वैसे? जी जी। चलें ठीक। हाँ। तो ये काम जो है आप बजाय इसके कि ट्रेडिशनल वे से स्टिक रहें, तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर लर्निंग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड मे बी यू विल गेट better results. Okay, like in the activity recognition related to different domains using the transfer learning, and with if you stick with the traditional approaches. Okay, इसी तरह आप ट्रांसफर लर्निंग को जैसे कि सोशल टू फिजिकल नॉलेज को सोशल प्लेटफॉर्म से फिजिकल प्लेटफॉर्म में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस तरह ये भी एक एप्लीकेशन हो सकती है, जैसे कि आजकल आप लोगों को पता है कि डिफरेंट टाइप के यूबिक्यूटस जो फिजिकल सेंसर्स हैं दैट इज रेडिली अवेलेबल। ठीक है, व्हाट डज इट मीन कि आप कोई भी सेंसर्स यूज करके डिफरेंट टाइप के जो हैं डेटा सेट जो क्वांटिटीज हैं वो फिजिकल फॉर्म में सिग्नल्स की फॉर्म में उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ के क्वेश्चन इज के जो सोशल प्लेटफॉर्म है, जिस तरह सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं एंड दे ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन, उस चीज को यूज करके हम फिजिकल इससे कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मींस के जो आपके पास सोशल जो डेटा है सोशल प्लेटफॉर्म से आपने लिया, उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ठीक है, उन कैटेगरीज को यूज करके उस मॉडल को यूज करके क्या आप ये जो डिफरेंट टाइप से डेटा सेट आपके पास आया है उसको क्लासिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लाइक सिनेरियो इज दिस के फॉर इंस्टेंस कि यहाँ पे let's suppose this is a Chinese some social platform, okay, and the people have tweeted different tweets वहाँ पे लोगों ने किए, जिसके अंदर इन tweets को अगर एक बंदे ने आया इस के ऊपर मॉडल इम्प्लीमेंट किया, एंड द ऑब्जेक्टिव वाज के इन tweets को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दे, एंड दे केम टू नो लाइक ओके दे द tweets belong to 9 डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, एक मॉडल प्री ट्रेंड मॉडल सपोज इसके ऊपर अवेलेबल आपके पास है, सोशल मीडिया के कंटेंट्स के ऊपर ट्रेंड मॉडल है। ओके, नाउ इस मॉडल को आप यूज करके क्या जो डिफरेंट टाइप्स के सेंसर्स से आपने डेटा कैलकुलेट किया है, ठीक है, तो सेम मॉडल को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस यू कैन इफ यू इंट्रोड्यूस द ट्रांसफर लर्निंग इनटू योर डीप नेटवर्क। प्री ट्रेन्ड नेटवर्क को उठाएं, कुछ पोर्शन इस डेटा सेट को उठाएं, कुछ लेयर्स को ट्वीक करें प्री ट्रेन्ड मॉडल की, एंड आफ्टर दैट just use the rest of the data unseen data to classify। ओके, मीन्स टेस्टिंग के लिए आप उसको यूज कर लें। ठीक है, तो ऑब्वियसली इट विल, अगर तो 100% रिजल्ट्स नहीं आते तो आपके पास कुछ एक्सेप्टेबल मे बी फिफ्थ, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफनली आपके पास जो रिजल्ट्स आते हैं 50% से ज़्यादा आते हैं। ठीक है, जब भी किसी नेटवर्क के 50% से ज़्यादा रिजल्ट्स आ जाएं तो इट मीन्स के द नेटवर्क इज परफॉर्मिंग। तो नाउ द क्वेश्चन इज के इसकी परफॉर्मेंस को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। देन यू कैन एक्चुअली डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्वीकिंग इनटू द नेटवर्क टू बूस्ट इट्स परफॉर्मेंस, ताकि वो प्रॉपरली जो है एडजस्ट हो जाए, अडॉप्ट कर ले अकॉर्डिंग टू द न्यू डेटा सेट। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जो आपके पास वो है IMDb मीन्स मूवी से रिलेटेड लेट सपोज डेटा सेट्स हैं, ठीक है, उनको यूज करके आप रिकमेंडेशन सिस्टम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, रिकमेंडेशन सिस्टम में क्या होता है कि लेट सपोज यूजर्स हैव वॉच्ड डिफरेंट मूवीज, इफ यू स्टिक विद दिस मूवी एग्जांपल। ओके, तो उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट टाइप्स के मूवीज वॉच किए। अब हर एक बंदे के एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, उससे रिलेटेड जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम दे दे वॉच द मूवी इन रिलेटेड टू स्पेसिफिक जॉनरा। ओके, सो लेट्स से आपने एक बंदा या उसने ये जो एक सिस्टम डेवलप किया विच कैन एक्चुअली recommend movies to users
based on the IMDb. Okay. Now you can actually use this specific networks to perform recommendation into the Amazon database as well. Okay. Like these are, if you see कि यहाँ पे हमारे पास let's suppose जो IMDb का डेटा सेट है उसके अंदर फीचर्स हैं या उसके अंदर जो let's suppose ये recommendations जिन फीचर्स के ऊपर बेस्ड करते हैं जिन एंटिटीज के ऊपर बेस्ड करते हैं मे बी दे आर कंसीडरिंग विद इन देयर सिस्टम दैट इज डिफरेंट बट इफ यू परफॉर्म यू जस्ट borrow that system you perform transfer learning it will also work for a newer data set as well मे बी इस डेटा सेट जो टास्क डोमेन है इसके अंदर जो हमारे पास फीचर्स द वे डेटा सेट इज रिप्रेजेंटेड दैट इज डिफरेंट but still it will work and it is only possible if we perform transfer learning and in सर transfer एक learning if क्वेश्चन we है do the टॉपिक से रिलेटेड collaborative नहीं है filtering okay के in collaborative filtering actually you do cluster level rating pattern matching and on those matchings actually what you do you transfer actually project that like identify the target cluster based on the source clusters. Okay, so these are like a few of the application of transfer learning and from these all we came to know like within machine learning or especially deep learning transfer learning is very useful concept and we can use the transfer learning in numerous ways in different different applications different problem sets. Ji, any question related to transfer learning? ट्रांसफर से रिलेटेड नहीं है बस टॉपिक से हटके एक क्वेश्चन है जी जी तो KNN बेटर है या SVM एल्गोरिथम में डिफरेंस आप बता सकते हैं कौन सा बेटर है KNN और SVM सर ओके इन जनरल अगर हम देखें कि KNN हो गया या सिंपल बेसिक ANN हो गए ठीक है या नाइव बेस क्लासिफायर है दोज आर द बेसिक क्लासिफायर्स ठीक है and they are KNN वगैरह they are considered as especially KNN इसको consider किया जाता है कि that is non-parametric classifier okay if you have very simple sort of data set so its performance can be good but SVM has proven to be very powerful classifier because internally how actually it learns the trend of data set that is totally different from the KNN. KNN के अंदर बड़ा ही simple criteria होता है कि वो just अपने neighbors को देखता है based on the K value और जो है वो similarity measure करता है जिसके साथ ज़्यादा आ गई तो बस जो है उस क्लास के अंदर उसको उस सैंपल को पुट कर देता है but in SVM actually there is concept of hyperplane and then we have kernel tricks as well so obviously SVM is way better than KNN but again it comes to like what sort of data set you have how big data set is there ठीक है तो different question raised होते हैं so sometimes yes KNN can outperform SVM as well ठीक है थैंक यू सर ओके जी सो अगर तो ट्रांसफर लर्निंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द एंड टॉपिक दैट इज सॉफ्ट कंप्यूटिंग सो सॉफ्ट कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें एक्चुअली बाय इटसेल्फ इट इज़ नॉट समथिंग लाइक अगर आपके माइंड में हो कि एक नया एल्गोरिथम है या कोई एक चीज़ इस तरह है तो दिस इज नॉट लाइक दिस actually it is basically it is a collection of methodologies that aim to exploit the tolerance for imprecision and uncertainty to achieve traceability robustness and low cost solutions समझ आई नहीं सर दोबारा बता एक्चुअली ये इस तरह के
मेथडोलॉजीज का कलेक्शन है। सॉफ्ट कंप्यूटिंग हम उन मेथडोलॉजीज को कहते हैं, उनकी कलेक्शन को कहते हैं जो कि एक अनसर्टेन सिनेरियोज से बेहतर तरीके से निपट सके। ठीक है, और एआई के अंदर हमारा एम भी तो यही होता है ना कि हम एक इस लेवल का सिस्टम जनरेट कर लें जो ज़्यादा से ज़्यादा अनसर्टेनिटी जो को है, डील कर ले। हाँ जी, अनसर्टेनिटी को जो है बेहतर तरीके से डील कर ले। मींस जो हमारे पास रेशनल जो रीजनिंग है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। ठीक है, और ज़्यादा मतलब जो हमारे पास रियलिस्टिक सिनेरियो है, जिस तरह एक इंसान है वो हमेशा अंडर अनसर्टेन सिनेरियोज वो परफॉर्म करता है। इस तरह नहीं है कि हमारे पास इन्वायरमेंट चेंज हो गई, उसके अंदर अनसर्टिनिटी आ गई तो हम बिल्कुल फेल नहीं होते। हमारे अंदर जो जनरलाइजेशन कैपेबिलिटी है दैट इज वे हायर अंडर अनसर्टेन सिनेरियोज। बट जो आपके पास आर्टिफिशियली डेवलप्ड जो सिस्टम्स होते हैं, मे बी दे आर मास्टर्स ऑफ वन स्पेसिफिक थिंग, बट व्हेन एवर लाइक अनसर्टेनिटी कम्स, मीन्स न्यूअर टाइप की इन्वायरमेंट्स आती हैं, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है दैट विल फॉल डाउन। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली वन थिंग कि वो अनसर्टेनिटी को बेहतर तरीके से डील नहीं कर सकते। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी को डील करने के लिए, ट्रेसेबिलिटी या रोबस्टनेस इंप्रूव करने के लिए, लो कॉस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए जो मेथडोलॉजीज हम यूज कर सकते हैं उनकी कलेक्शन को सॉफ्ट कंप्यूटिंग कहते हैं। और इस टाइप की जो कलेक्शन है, मेथडोलॉजीज हैं, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन दिस कोर्स। जो मैं हमने कोर्स के अंदर जो कंटेंट्स पढ़े हैं, जैसे कि फजी लॉजिक हो गया, न्यूरो कंप्यूटिंग हो गई, ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग हो गई, ये सारे ऑलरेडी इससे पहले हम ये एल्गोरिथम्स इस कोर्स में पढ़ चुके हैं। दिस इज एक्चुअली आप इसको अल्टरनेटिवली इस कोर्स को क्या कह सकते हैं, सॉफ्ट कंप्यूटिंग कह सकते हैं। ठीक है जी। ओके, सो देखें अगेन लाइक डिफरेंट लोगों ने इसको डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है। लाइक इन हियर इट इज डिफाइनिंग लाइक सॉफ्ट कंप्यूटिंग इज नॉट प्रिसाइजली डिफाइंड, it just consists of distinct concepts and techniques which aim to overcome the difficulties encountered in real world problems। और इसके अलावा फिर जो है एंड पे हमें एक और डिफिनीशन जो है यहाँ पे किसी और ने डिफाइन किया है कि एक्चुअली इट इज़ द एंटीथेसिस ऑफ ऑल those things which already we are doing into the computer, because computer जो लॉजिक उसके अंदर इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है, या जिस तरह वो परफॉर्म करता है, these actually perform on the type of actually logic implemented or algorithm you have coded, whether you have coded like hard facts or their crisp logic है, किस तरह की इंटरप्रिटेशन वो एल्गोरिथम कर रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर परफॉर्म करता है। ठीक है, बट इन जनरल इफ वी सी, इवन इफ वी डिस्क्राइब समथिंग, ठीक है, तो वो बड़ी क्रिस्प, बड़ी रिचेड, बड़ी वेल डिफाइंड चीज नहीं होती। ठीक है, लाइक इफ somebody is defining some properties of some human being, or if somebody is defining some plant or something, ठीक है, तो वो एक जो हम एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, ठीक है, जो प्रेडिकेट्स एक्चुअली हम यूज करते हैं, जिससे अगला बंदा जो है, इंसान जिसके साथ आप कन्वर्सेट कर रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसका मतलब समझ लेता है। ठीक है, but the adjectives you using that वो those will be not that much sharp, बड़े precise नहीं होते, but still by using those adjectives you actually deliver your knowledge or what your message to the other person, और वो अगला बंदा भी उसको समझ लेता है। ठीक है, so what does it mean कि जो ह्यूमन है, इंटेलेक्ट है, या जो ह्यूमन सिस्टम्स हैं, दे हैव like way better capability to deal with uncertainty, means if अगर आपकी कम्युनिकेशन इतनी क्लियर ना भी हो, ठीक है, स्टिल आप उसका मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक बिल्ट इन कैपेबिलिटी इन द ह्यूमन बीइंग। सो दिस
soft computing is actually introducing those kind of algorithms which can introduce this ability into the computers. And if we are able to introduce this capability, so this will be actually antithesis of all these things, all the things कंप्यूटर टू लाइक इन जिसको बेस बना के कंप्यूटर काम करने की काबिल होता है तो उसकी एंटीथीसिस होगा बिकॉज द कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द like well defined logics. Okay. अब reasons of uncertainty in AI इसको एड्रेस करने की क्या ज़रूरत हमें पड़ती है कि आप क्या कर लें कि हमारे पास देखें जब हम किसी इन्वायरमेंट के अंदर एज ए होल एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट है या लेट्स सपोज एक इन्वायरमेंट फिक्स नहीं है, अनसर्टेन स्टैटिक इन्वायरमेंट नहीं है, तो उसके अंदर क्या होगा कि जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, जो एक चीज़ है जो उस इन्वायरमेंट को एक्सपीरियंस करे, ऑब्जर्व करे, सो मे भी उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हो, मींस के जिस तरह सेंस की कैपेबिलिटीज़ हैं या जो वर्ड है दैट इज नॉट डिटरमिन्ड, डिटर्मिनिस्टिक और ऑब्जर्वेबल, तो इन लिमिटेशंस की वजह से जो है अनसर्टिनिटी रेज होती है, ठीक है। ऑन इन प्रैक्टिकल सिनेरियो दिस इज वेरी मच द सिनेरियो। या इसके अलावा एक ये है कि ऑब्जर्वेबिलिटी इशू की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से एक अनसीन एनवायरनमेंट सामने आ जाए, तो एक ये रीज़न हो सकती है कि इनसर्टिनिटी रेज होती है। एंड जो उसके अंदर जो एजेंट हो, the person the agent shall have that ability, have the ability to act under these uncertain scenario। अगर तो वो uncertain scenario के दौरान properly actions नहीं ले पाता, so it means कि that artificially developed agent doesn't have any intelligence। okay। द अदर थिंग इज रीज़न क्या हो सकती है कि देखें एक फिक्स सिनेरियो भी अगर हो, एक फिक्स कंक्रीट इन्वायरमेंट हो, मींस स्टैटिक इन्वायरमेंट है, बट स्टिल डिफरेंट पीपल एक्सप्लेन द सेम थिंग इन डिफरेंट वेज, प्रेडिकेट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो द वे डिफरेंट पीपल एक्चुअली डिफाइन अ सेम थिंग जनरेट्स अनसर्टिनिटी विद इन इटसेल्फ। मे बी देखें यही होता है ना कि डिफरेंट कस्टम्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस से रिलेटेड जो लोग होते हैं, अगर उनके साथ आप डील करें तो मे बी एक सेम चीज़ को जो है वो डिफरेंट अंदाज में वो कर एक्सप्रेस कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। मे बी आप किसी और तरह से डिफाइन करते हैं बट द अदर पर्सन इज डिफाइनिंग जो है इन डिफरेंट वे। So this actually creates uncertainties. If the definition is different, means representation is different. So if you have like a program which is based on a fixed logic, so obviously it will fail. Like वो same conclusion के ऊपर conversion नहीं करेगा. But if you have some sort of criteria which can judge the uncertainty, उसको पता चल जाए कि okay actually like the way of representation is different but still they mean the same, so you can have some better results in this way। and we also know कि the single like absolute truth जो है वो exist नहीं करता किसी एक चीज को, quantity को define करने के लिए। it is not always true। for instance, if you say a blue, okay, so different people will actually interpret in their own way, okay। जैसे मीन्स आप ब्लू कलर का नाम लें तो मे बी डिफरेंट लोगों के माइंड में जो है वो डिफरेंट आइडियाज जनरेट हों। जैसे आप किसी से पूछ लें कि ब्लू किस चीज़ का कलर है, मे बी कोई आपको दे दे उसकी अपनी परसेप्शन, जो उसके माइंड में आता है वो बता दे कि स्काई सी, और इसी तरह लाइक स्प्रूस के जो डिफरेंट एक स्पेसिफिक काइंड की ट्री है उसका ब्लू कलर है, बट मे बी दूसरा बंदा अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंगली वगैरह स्काई का बर्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की जो है
हमारे पास इंटरप्रिटेशन है डिफरेंट पीपल की वजह से, मींस सेम चीज है बट लोग उसको डिफरेंटली इंटरप्रेट कर रहे हैं. सो व्हाट डज इट मीन कि अनसर्टिनिटी रेस हो रही है. सो यूर सिस्टम शेल be able to interpret, to recognize that those two different types of interpretation is actually correct. This is not wrong. ऐसे ना हो कि एक इंटरप्रिटेशन को वो करेक्ट कंसीडर करे, दूसरी को वो सारे से कंसीडर ही नहीं करे, वो टोटली जो है उसको गलत इंटरप्रेट कर दे, मींस नलीफाई कर दे. ओके. इसी तरह आप देखें डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन कॉन्सेप्ट्स होते हैं. ठीक है. मे बी लाइक Russians or even in our language, so for a specific maybe color, we will be using different words to justify different shade of colors. Or maybe like simple, अगर हम देखें फॉरेस्ट है, सो मे बी हमारे लिए फॉरेस्ट की एक डिफिनीशन हो, बट देयर माइट बी पीपल लिविंग इन अ स्पेसिफिक रीजन. ठीक है. तो वो जो है फॉरेस्ट को डिफरेंट अंदाज से इंटरप्रेट करें कि forest under rain condition will be something different, forest in hot season will be something different, so they will have some specific words for that thing. So एक ही चीज को हम मल्टीपल तरीकों से इंटरप्रेट कर सकते हैं. एंड द थिंग इज कि अब एक इंसान जो है इस ये डिफरेंट वेरिएशंस को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज दे हैव दिस एबिलिटी टू डील विद द अनसर्टेन सिनेरियोस. अब इस चीज को अगर आपने आर्टिफिशियली किसी एजेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करनी है, किसी सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करनी है, so you shall come up with the algorithms which can deal with these uncertain scenarios. And we already have seen these algorithms that have the ability to deal with this uncertainty, which can actually improve the robustness of algorithm, which can provide us with the low cost solutions. Okay, like fuzzy logic, neural network, genetic algorithm, probabilistic reasoning. Okay. So already these tools we studies and can be implemented to develop more rational systems. And if you are like successful in developing rational system, so what does it mean? You have generated an intelligent system. Okay. And this is actually the part of AI, और इसको आप alternatively इन algorithms को अगर आप use करें और singly or in combination, आप कह सकते हैं कि you are doing the soft computing. Okay. So already fuzzy logic we have seen what we use for. इसी तरह जो है neural networks को भी हमने check कर लिया.